छाया मिरर के सामने खड़ी थी। मनन के बहुत कहने पर आज उसने जीन्स टॉप और शूज पहने थे। उसका टॉप उसके कमर तक ही आ रहा था जिसे वो बार बार खींच रही थी। मनन ने उसे देखा तो उसके पीछे खड़ा होकर बोला, इसे खींचो मत वरना फट जाएगा। छाया ने उसकी बात पर टॉप को देखा। मनन सच ही बोल रहा था, उसका टॉप जिस कपड़े का बना था वो पक्का उसके खींचते रहने पर फट सकता था। उसने अपने हाथ रोक दिए और सिर झुका लिया। मनन उसे देख मुस्कुराया और एक पिंक श्रग्स लाकर उसे देते हुए बोला, लो तुम इसे टॉप के ऊपर पहन लो, इसमें तुम ज्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगी। छाया ने उसे देखा, फिर उसके हाथ से श्रग्स लेकर पहन लिया। दोनों नीचे आए तो देखा आज मीरा ने भी जीन्स टॉप ही कैरी किया था। उसे पार्टियों में जीन्स टॉप पहन कर जाने की आदत थी, इसलिए वो अनकंफर्टेबल नहीं थी। उसे भी अयान ने ही कपड़े दिए थे और स्टिकली कहा था कि वो उसके दिए हुए ही कपड़े पहने। रीटा ने दोनों को देखा तो वो उनके पास जाकर बोली, क्या बात है, आज तुम दोनों ने भी ऐसे कपड़े पहने हैं? कहीं तुम दोनों के उन्होंने तो ये कपड़े तुम दोनों को नहीं दिए हैं न? उसने दोनों को झेलते हुए कहा। उसकी बात पर दोनों झेप गई और सिर झुकाकर मुस्कुराने लगी। रीटा समझ गई कि उसका अंदाजा सही है, दोनों को वो ने ही कपड़े दिए हैं। वो बोली, अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों शर्माना बंद भी करो, पता नहीं मैडम कहाँ रह गई, कब आएगी वो? उसने कहा ही कि तभी सबके कानों में जूतों की आवाज आई। सबने सिर घुमाकर देखा तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। शिखा सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, वो लास्ट सीढ़ी तक पहुंच ही गई थी। उसने सबको अपनी तरफ मुंह खुले देखते पाया तो वो अपने मन में बोली, ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैं इस दुनिया की 8वां अजूबा हूँ। मैंने तो रोज की तरह नॉर्मल जीन्स टॉप और शूज पहने हैं। हाँ, आज पहली बार थोड़ा मेकअप किया है, पर अच्छे से किया है, जैसे मीरा ने सिखाया था वैसा ही तो किया है। फिर सब आंखें फाड़े मुझे क्यों देख रहे हैं? कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हूँ क्या मैं आज? उसने सोचते हुए खुद में ही बड़बड़ाया। उसने इशारे से शिवम से पूछा तो शिवम ने उसे पीछे देखने का इशारा किया। शिखा ने उसका इशारा समझ पीछे देखा तो अनायास ही उसके मुंह से निकला, आप कौन हो बे? उसकी बात सुनते ही पीछे खड़े आलोक जी ने अपने काले गॉगल्स उतारते हुए कहा, मैं तुम्हारा विधायक जी। शिखा ने उनकी बात पर अजीब तरह का मुंह बनाकर उनके पास गई और उनके चारों तरफ घूमते हुए बोली, आप सच में विधायक जी हो? आलोक जी ने हाँ में सिर हिलाया तो शिखा अपनी आईब्रो उठाकर उन्हें देखते हुए बोली, तो आज आप विधायक जी से मैंने प्यार किया का सलमान खान क्यों बन गए? ये क्या पहन रखा है आपने? बुढ़ापे में जवानी याद कर रहे हो क्या? आप ऐसे बाहर जाओगे तो छोटे बच्चे डर जाएंगे, कहीं उनके बाप माँ आपको बच्चा चोर समझकर कूटने न लगे। आलोक जी ने उसकी बात पर खुद को नीचे से ऊपर तक देखा। उन्होंने पैरों में स्टाइलिश शूज, ब्लू जीन्स और ऊपर रेड टी शर्ट पर वही मैंने प्यार किया कि सलमान खान वाला ब्लैक जैकेट पहन रखा था। उनके हाथ में अयान की एक्सपेंसिव वॉच भी थी और उनके कपड़ों से आरुष के महंगे परफ्यूम की तेज स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने 7-8 परफ्यूम की सारी बोतल अपने ऊपर ही खाली कर ली हो। शिखा ने उन्हें देखा और कहा, आप क्या हमारे साथ जाने का सोच रहे हो? आलोक जी शरीफ बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, हाँ बिल्कुल, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं भी आप सभी के साथ आऊँगा। उनके चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल थी जिसे एक झटके में खत्म करते हुए अयान बोला, आप कहीं नहीं जा रहे हो, कपड़े बदलिए और अपनी मीटिंग में जाए, हम कपल के बीच आप सिंगल आदमी क्या करोगे? आलोक जी ने आरुष को देखा और कहा, मैं सिंगल हूँ तो ये भी तो सिंगल है, इसे क्यों लेकर जा रहे हो? अगर ये जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। शिखा ने कहा, उसे आपके लिए बहू ढूंढना है, पर आपको कौन सा उसके लिए मम्मी ढूंढना है? वो उनके चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं है न मेरे और अयान के जाने के बाद आपने अपना टाका किसी से भिड़ा लिया है? अगर मेरी ऊपर गई हुई प्यारी आंटी को आपने इस उम्र में धोखा दिया न तो आई स्वेल मैं पूरे उत्तराखंड में ही नहीं पूरी दुनिया में आपके कर्म कांड का ढिंढोरा पीटवा दूंगी। आलोक जी पीछे झुकते हुए बोले, कैसी बातें कर रही हो बेटा? मेरा टाका सिर्फ एक बार ही भिड़ा था, वो भी सिर्फ तुम्हारी ऊपर गई हुई आंटी के साथ, फिर मैंने दुनिया के मोहमाया से संन्यास ले लिया था। अयान अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बोला, हमें लेट हो रहा है, विधायक जी आप रेडी होकर अपने मीटिंग में जाओ। आलोक जी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही कि उनसे पहले शिखा आवाज देते हुए बोली, राजेश काका। उसने जैसे ही कहा रोहन और शिवम ने एक दूसरे को देखा, फिर जिधर शिखा देख रही थी उधर देखने लगे। रोहन की आंखों में आस दिख रही थी, वो राजेश को देखना चाहता था। शिखा ने तिरछी नजरों से उन्हें देखा, फिर एक और बार आवाज दी, राजेश काका। तभी ऊपर से राजेश ने कहा, हाँ बहू रानी बोलिए, मैं तो यही हूँ। शिखा ने सिर घुमाकर उन्हें देखा तो राजेश ने हमेशा की तरह उसे भी अपने दांत दिखा दिए। तभी किचन से एक बूढ़ा आदमी,
जो बहुत पतला था, उसके सारे दांत के साथ बाल भी उड़ चुके थे। वो वहां आते हुए बोला, जी शिखू बेबी जी, कहिए क्यों बुलाया मुझे। रोहन ने उसे देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए, जिसे बदलते हुए राजेश और शिखा ने भी देखा। वही शिवम ने राजेश काका के मुंह से शिखू बेबी जी सुनकर आंखें छोटी कर ली। शिखा बोली, आप ध्यान रखना हमारे विधायक जी का, आप भी रेडी हो जाओ क्योंकि आपको भी इनके साथ जाना है और इनके साथ ही वापस आना है। राजेश काका ने सिर हिलाया और वापस किचन में चले गए। ऊपर से राजेश ने उसे जाते देखते हुए कहा, इस हड्डियों की दुकान में अब भी जान बची है, मुझे तो लगा था अब तक टपक गया होगा। एक ये है जो 90 साल होने के बावजूद, सारे दांत और बाल उड़ जाने के बावजूद जिंदा है, और एक मैं हूँ 36 साल की उम्र में भगवान को प्यारे हो गया था। वो भी कोई उम्र थी मेरी मरने की, पर क्या कर सकते हैं, मैं इतना हैंडसम, हॉट और चार्मिंग था कि भगवान ने लड़कियों का दिल न टूट जाए इसलिए मुझे जल्दी ही बुला लिया था। उन्होंने खुद की ही तारीफ करते हुए कहा। उसकी बातें सिर्फ शिखा ही सुन पा रही थी और अब उसका दिमाग खराब होने लगा था। उसने उन्हें घूर कर देखा तो राजेश ने अपने दांत चमकाते हुए अपने होठों पर उंगली रख ली। शिखा ने उसके पीछे खड़े शिव को कुछ पल देखा, पर हमेशा की तरह शिव ने उससे नजरें नहीं मिलाई और आंखें फेर ली। शिखा को ये हमेशा से अजीब लगता था, वो उनसे जब से मिली थी तब से ही उसने ये बात नोटिस की थी। उनकी गहरी काली आंखों की पुतलियों को और ज्यादा काली और छोटी होते हुए भी देखा था उसने। उसके मन में फिर से सवाल आने लगे थे, पर वो सबके सामने उनसे कुछ नहीं कह सकती थी। शिवम उसे ही देख रहा था, उसने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। उसके मन में भी ये सवाल आ रहे थे कि शिखा इतने ध्यान से क्या देख रही है। आलोक जी नाराज होते हुए बोले, मैं नहीं जाऊंगा तो तुम दोनों भी नहीं जाओगे। उनकी आवाज सुन शिखा और शिवम सेंस में आए। शिखा ने शिव से अपनी नजरें फेरी और सबको देखते हुए बोली, चलो वरना रात यही हो जाएगी। कहते हुए वो बाहर जाने लगी। अयान ने भी मीरा का हाथ पकड़ा और बाहर चला गया। बाकी सब भी वहां से बाहर चले गए। आलोक जी बच्चों की तरह मुंह फुलाकर अपने कमरे में चले गए। मीरा बाहर जाते हुए अयान से बोली, आपने और भाभी ने उन्हें आने से मना क्यों कर दिया। अयान ने उसे कार में बैठाया और खुद भी बैठकर अपना सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, क्योंकि वो यहाँ के विधायक है, वो पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते और चुनाव आने को है, उनके दुश्मन उनके लिए घात लगाए बैठे हैं, उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा वो इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मीरा ने उसकी बात पर सिर हिलाया और अयान ने कार हवेली से बाहर की तरफ मोड़ दी। उसके पीछे बाकी सबकी कार भी चल दी। राजेश और शिव छत पर खड़े उन्हें जाता देख रहे थे। राजेश ने उन्हें देखते हुए कहा, पता नहीं बहुरानी के दिमाग में क्या चल रहा है। आप सच में चाहते हो बॉस मनदीप सर सबके सामने आ जाए, ये सही समय है उनके सबके सामने आने का। शिव ने जाती हुई गाड़ियां देखते हुए कहा, सारी चीजों में मेरा बस नहीं चलता राजेश, कुछ तकदीर की लिखी हुई होती है जिसे मैं तो क्या कोई भी बदल नहीं सकता। अगर वो चाहती है कि भाई सबके सामने आए तो वो किसी भी कीमत पर उन्हें सबके सामने ला कर ही रहेगी। फिलहाल ये सोचो भाई तीनों बच्चों का सामना कैसे करेंगे। शिवम की कार में शिवम कार ड्राइव करते हुए बोला, तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वो तुमसे बड़े हैं और तुम्हारे बड़े भाई के फादर है वो। शिखा बड़ा भाई सुन चौंकते हुए बोली, क्या मेरा बड़ा भाई भी है इस दुनिया में। ओह गॉड, मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। पर तुम कितने अच्छे हो हब्बी, तुमने मेरी जिंदगी में आते ही मेरे बड़े भाई को खोज निकाला। उसकी ओवर एक्टिंग देख शिवम का मुंह बन गया था। वो सिर हिलाते हुए बोला, मैं अयान की बात कर रहा हूँ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। शिखा ने पोटैटो चिप्स का पैकेट खोला और एक चिप्स अपने मुंह में डाल उसे खाते हुए बोली, तुम बड़े अंतर्यामी निकले, तुम्हें कैसे पता चला वो मेरा बड़ा भाई है। शिवम ने उसे देखा और कहा, छाया उसे भाई कहकर बुलाती है इसलिए मैंने उसे तुम्हारा बड़ा भाई कहा। शिखा ने फिर से एक चिप्स मुंह में डाला और कहा, नहीं, वो छाया का भाई है पर मेरा नहीं है, वो दोस्त है मेरा। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें विधायक जी की इतनी परवाह क्यों हो रही है, कहीं पसंद वसंद तो नहीं आ गए वो तुम्हें। शिखा ने जैसे ही कहा वैसे ही शिवम ने जोर से ब्रेक लगाया। शिखा ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, उसका सिर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा क्योंकि वक्त रहते शिवम ने उसे पकड़ लिया था, वरना आज उसका सिर फूटना पक्का था। शिखा सीट पर ठीक से बैठते हुए बोली, ओ तो तुमने मुझे टपकाने का प्लान भी बना लिया है ताकि मैं तुम दोनों के रास्ते से हट जाऊं और तुम विधायक जी से शादी कर लो। उसकी बातें सुन शिवम का सिर चकरा गया। वो जल्दी से बोला, अरे अरे तुम क्या क्या बोले जा रही हो बीवी, मैंने ऐसा कुछ भी तो नहीं कहा था, और तुम्हें मैं क्या उस टाइप का लड़का दिखता हूँ। मत भूलो मेरी शादी तुमसे हुई है और हमारे बीच तो 3 बार। कहते कहते वो रुक गया। उसके कान लाल होने लगे थे।
अब वो चाहे जैसा भी हो पर शिखा जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। शिखा को बिल्कुल शर्म नहीं आती थी पर उसे उसे इन बातों पर शर्म आया करती थी। शिखा ने उसे देखा, वो समझ गई कि वो शर्मा रहा है। शिखा ने उसे इस तरह देख सिर हिलाया और फिर से चिप्स का पैकेट, जो ब्रेक लगने की वजह से नीचे गिर गया था, उसे उठाया और उसमें से चिप्स खाते हुए बोली, चलो सब पहुंच गए होगे, कार स्टार्ट करो, मुझे भी टाइम पर पहुंचना है। उसकी स्ट्रेस वॉइस सुन शिवम ने शर्माना बंद किया और कार फिर से स्टार्ट कर दी। शिखा आराम से अपने चिप्स खाने में लगी हुई थी। वहीं शिवम उससे पूछना चाह रहा था कि वो विधायक जी के पीछे किसे देख रही थी। उसे अब भी थोड़ा डाउट था शिखा पर। उसे पूरी तरह यकीन नहीं हुआ था कि सच में शिखा भूत देख सकती है। वो फिर से कुछ कहने को हुआ कि शिखा ने कहा, तुमने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। शिवम ने उसकी बात पर फिर से उसे देखा तो शिखा ने एक प्यारी दिलकश स्माइल उसे पास की, जिसे देख शिवम के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो सामने देखते हुए बोला, अच्छी लग रही हो। उसका इतना फीका रिएक्शन देखकर शिखा ने कहा, क्या मतलब है अच्छी लग रही हूँ? अच्छी तो मैं हर दिन लगती हूँ पर आज मेकअप किया है मैंने, तुम्हें कुछ डिफरेंट दिखाई नहीं दे रहा है क्या मुझ में? शिवम कहना तो चाहता था कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, पर शिखा का ऐसा बिहेवियर उसे भा रहा था। वो चाहता था शिखा उससे और बातें करे, उसकी बकवास बिना मतलब की बातें शिवम को और सुनने का मन कर रहा था, इसलिए उसने उसकी तारीफ नहीं की। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कार ड्राइव करता रहा। शिखा उसके इग्नोर करने से चिढ़ने लगी थी। उसने गुस्से से मुंह फुला लिया और चिप्स जोर जोर की आवाजें निकालते हुए खाने लगी। शिवम ने उसे फिर से देखा, वो इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। उसने सिर घुमा लिया और मन ही मन मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में शिवम ने कार पहाड़ों के सामने रोकी। बाकी सब भी अपनी अपनी कार से बाहर निकलकर सफेद बर्फ से ढका पहाड़ देख रहे थे। वहां ठंड कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए सबने अपने कोट पहन लिए थे। उनसे थोड़ी दूरी पर ही कुछ लोग बर्फ पर स्लाइड कर रहे थे। वहीं एक तरफ पैराशूट और हॉट बलून भी था, जहां से लोग उस खूबसूरत वादियों को और अच्छे से देखने के लिए उड़ान भर रहे थे। रीटा हॉट बलून देखकर बोली, हम भी चलते हैं हॉट बलून में, बहुत मजा आएगा। उसकी बात सुन छाया और मीरा ने न में सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं भी नहीं जाऊंगी। दोनों को ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए दोनों मना कर रही थी, पर उनके साथ ही रोहन ने भी कहा, हाँ मैं भी नहीं जाऊंगा। रीटा ने उसकी बात पर उसे घूर कर देखा, फिर आरुष जो सिंगल था उससे बोली, आरुष तुम चलो मेरे साथ, हम सब दो दो लोगों का ग्रुप बनाते हैं और जिसे जिसे जाना है वो जाते हैं। आरुष ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, ऊंचाई से सनसेट देखने का अलग ही मजा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है वो। मनन ने कहा, पर सनसेट होने में अभी टाइम है, तब तक हम बाकी जगह घूम लेते हैं। उसकी बात पर सबने सिर हिलाया और सब अपने अपने पार्टनर के साथ चल दिए। रीटा और आरुष ने भी एक दूसरे का हाथ पकड़ा तो रोहन जल्दी से उन्हें अलग कर उनके बीच आते हुए बोला, तुम दोनों कहाँ चले, मैं भी आऊंगा तुम दोनों के साथ। रीटा ने फिर से उसे घूर कर देखा और कहा, तुम डरपोक यहीं रहो, तुम सबकी काज की रखवाली करो, साथ आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वो गुस्से से पैर पटकते हुए आगे बढ़ गई। आरुष ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और नमे सिर हिलाकर रीटा के पीछे चला गया। रोहन ने उसे रीटा के पीछे जाते देखा तो वो भी जल्दी से उनके पास चला गया। सारे कपल हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। वहीं एक तरफ शिव एक बुजुर्ग कपल को देख रहे थे, जो बर्फ के ऊपर लगे बेंच पर बैठे चाय का मजा ले रहे थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। उनके हाथ को देख शिव ने अपने हाथ को देखा, उनके सामने रिद्धिमा का चेहरा आ रहा था। रिद्धिमा को ये जगह बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने भी अपने हनीमून पर रिद्धिमा को यहीं लाया था और उसके साथ यहीं इसी बेंच पर बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उससे वादा किया था कि वो फिर से उन्हें यहाँ लेकर आएंगे। पर अब वो वादा कभी पूरा नहीं हो सकता था। उन्होंने कई वादे किए थे रिद्धिमा से, जिनमें से उन्होंने कईयों को पूरा भी किया था, और अगर उनकी जिंदगी उनसे छीनी नहीं गई होती तो वो बाकी सारे वादे भी जरूर पूरा करते। जहां शिव अपनी रिद्धिमा को याद कर रहे थे, वहीं बाकी सब भी अपने अपने प्यार के साथ नई यादें सहेज रहे थे। बस एक आत्मा जो अपनी आदत से मजबूर था, वो हमेशा की तरह एक खूबसूरत लेडी को ताड़ रहा था। हाँ, ये और कोई नहीं, राजेश ही थे, जिन्हें मरने के बाद भी चैन सुख नहीं था। उनकी आंखों को बस खूबसूरत औरतें दिख जानी चाहिए थी, बस फिर वो खुद को ही भूलकर उस औरत को जी भर ताड़ा करते थे। पता नहीं इस तरह उन औरतों को देखकर उन्हें कौन सा परम सुख प्राप्त होता था। खैर जो भी था, वो भी इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहे थे। सूरज ढलने को था। मीरा और छाया को भी मनन और अयान ने अपने साथ हॉट बलून में ले गए थे। शिखा और शिवम भी अपने हॉट बलून में थे। दोनों ढलते सूरज को देख रहे थे।
शिखा के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। वही शिवम उसे देख खुश था। उसने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरा और उसके कंधे पर अपना चीन रखकर बोला, तुम्हें ये जगह बहुत पसंद है? शिखा ने अपने कमर पर रखे उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, हाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है न ये नजारा। कहते हुए वो हल्का सा मुड़ी तो शिवम और उसके होठ करीब आ गए। कुछ पल दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर एक दूसरे के होठों को देखा और देखते ही देखते दोनों के होठ कब एक दूसरे से जा मिले शायद दोनों को ही होश नहीं रहा। शिखा उसे किस करते हुए उसके तरफ पूरी पलट गई और उसके बालों में हाथ घुमाने लगी। शिवम ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच से हवा भी पार नहीं हो सकती थी। दोनों एक दूसरे को पेशनेटली किस किए जा रहे थे। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खोने लगे थे। अयान ने उन्हें किस करते हुए देखा तो मीरा को दिखाते हुए बोला, तुम्हारा भाई तो कहीं भी स्टॉट हो जाता है। मीरा ने उन्हें किस करते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ पीट कर खड़ी हो गई। अयान ने उसे पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, चलो हम भी एक किस कर ले। वो उसके ऊपर झुकने लगा कि मीरा उसे दूर करते हुए बोली, मनन भाई देख रहे हैं उनके सामने हम कैसे। अयान ने उसकी बात पर मनन और छाया को देखा, फिर सिर हिलाकर उसका हाथ पकड़ सूरज को देखने लगा। मनन का भी यही हाल था। छाया ने भी उसे किस करने से मना कर दिया था क्योंकि अयान और आरुष वहां थे। मनन भी सिर हिलाकर उसकी बात समझी थी और उसका हाथ पकड़कर ही काम चला रहा था। वही रोहन को भी शिवम और शिखा को देख रीटा को किस करने का दिल किया था, पर उनके साथ आरुष भी था जिसे वो बुरी तरह घुर रहा था। रीटा और आरुष ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था और हंस हंस कर बातें करने में लगे हुए थे। वही शिखा और शिवम एक लॉन्ग किस करने के बाद अलग हुए थे। शिवम को फिर से यकीन नहीं हो रहा था कि उसने शिखा को इतनी बुरी तरह किस किया है। उसे सिर्फ एक बार का ही याद था। उस दिन शिखा को उन कपड़ों में देख वो बेकाबू हो गया था। उसे होश ही नहीं था कुछ भी, पर आज शिखा को किसकर उसके गाल कान सब लाल हो गए थे। रात हुई और सबने एक होटल में खाना खाया। खाने के बाद शिखा बोली, मैं अयान और शिवम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम सब घर चले जाओ। आरुष बोला, मैं भी चालू। रोहन ने भी शिवम को साथ आने को कहा पर दोनों को मना कर दिया गया। दोनों ने बात मानी और सबको लेकर घर के लिए निकल गए। वही एक कार में अयान, शिवम और शिखा बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल का जिक्र सुन शिवम ने शिखा को देखा तो शिखा ने कहा, तुम्हें जिस स्पेशल पर्सन से मिलवाना है वो हॉस्पिटल में ही है, इसलिए तुम भी साथ जा रहे हो। शिवम ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसके मन में सवाल आ रहे थे कि शिखा किससे उसे मिलवाना चाहती है। हॉस्पिटल में हेड सर यानी मनदीप अपने कैबिन में बैठे कोई फाइल पढ़ रहे थे। तभी उनके कैबिन में बिना नॉक किए कुछ लोग अंदर आए। अचानक डोर खुलने की आवाज सुन उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे वो जानते हो कि कौन आया होगा। उन्होंने फाइल बंद करते हुए कहा, तुम्हारी आदत जाएगी नहीं, अब भी बिना नॉक किए अंदर आ जाती हो। कहते हुए उन्होंने सिर उठाकर शिखा और अयान को देखा। दोनों बेशर्मों की तरह अंदर आए और चेयर पर बैठ गए। शिखा ने कहा, कुछ आदत बदलनी नहीं चाहिए। आप कौन सा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे जो हमारे बिना नॉक करके आने पर पकड़े जाते। हेड सर ने उसकी बात पर सिर हिला दिया। एक वार्ड बॉय हेड सर की चाय लेकर आया तो अयान ने कहा, ओह भाई इधर इधर मुझे दो, इनके लिए दूसरी ले आओ। वो वार्ड बॉय उन्हें पहचानता था। उसने मुस्कुराते हुए उसे चाय देते हुए कहा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। अयान ने सिर हिलाया और चाय लेने को हुआ कि शिखा ने कप उठा कर कहा, गुड इवनिंग, और इनके लिए चाय लाने की जरूरत नहीं है, हम कुछ जरूरी बात कर रहे हैं इसलिए हमें डिस्टर्ब मत करना। वार्ड बॉय ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। शिखा ने एक सिप ली और कहा, अरे इसमें तो चीनी है, आप चीनी वाली चाय पीते हो, आपका डायबिटीज बढ़ जाएगा। बड़े ससुर जी, अगर आप टपक गए तो मेरी बड़ी सासू माँ का क्या होगा। शिखा ने जैसे ही बड़े ससुर जी कहा, हेड सर के भाव बदल गए। वो गौर से उसे देखने लगे। शिखा चाय पीते हुए बोली, आप ऐसे क्या देख रहे हो मुझे, बड़े ससुर जी सुनना पसंद नहीं आया क्या। हेड सर ने कुछ नहीं कहा। शिखा ने कुछ पल उनके चेहरे को देखा और अयान को कुछ इशारा किया। अयान ने पलके झपकाए और बोला, वैसे हम यहाँ आपको मेरी शादी का इंटीमेशन देने आए हैं। हेड सर ने उसे देखा और कहा, तुम शादी कर रहे हो, हाथ में तो कोई कार्ड दिख नहीं रहा मुझे, और कौन सा बाप तुम्हें अपनी बेटी देने के लिए रेडी हो गया। अयान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, उसका बाप फिलहाल उसके साथ नहीं रहता, उसकी माँ ने खुद सामने से अपनी बेटी के लिए मेरा हाथ मांगा है। अब आप तो जानते ही हो मैं कितना संस्कारी हूँ, इतनी खूबसूरत महिला अपनी खूबसूरत एकलौती बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहेंगी तो मैं भला मना कैसे करूँगा ससुर जी। अयान के मुंह से ससुर जी सुनकर हेड सर कुछ पल के लिए शॉक्ड ही रह गए, फिर अपने सेंस में आकर उसे बुरी तरह घूरते हुए बोले,
मैं तुम्हारा ससुर जी नहीं हूँ और न ही कभी बनूंगा। तुमने अपने दिमाग में मेरी बेटी मेरी मीरा का ख्याल भी कैसे लाया? शिखा और अयान दोनों उन्हें बड़ी बड़ी आंखें कर देख रहे थे। एक पल को उनका खतरनाक गुस्से से भरा चेहरा देख अयान घबरा ही गया था, पर वो भी कहाँ कम था। वो अपनी बत्ती सी चमकाते हुए बोला, कॉम डाउन ससुर जी, आप अपने साथ हमारा भी बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? आपकी खूबसूरत बीवी ने खुद मुझे आपकी बेटी के लिए चुना है। वैसे कुछ भी कहो, सासू माँ है बहुत अच्छी और समझदार, इस उम्र में भी कयामत लगती है वो। मैं तो उनसे पूछने वाला था कि उन्हें कोई और नहीं मिला था क्या जो उन्होंने आपसे शादी की? वो कहा आप कहा? अयान की बातें सुन हैद सर आग बबूला हो गए थे। वो दांत पिसते हुए बोले, क्यों, मुझ में क्या बुराई है? दुर्गा खूबसूरत है तो मैं भी तो हैंडसम हूँ और हॉट भी हो। शिखा ने कहा तो दोनों आदमियों ने उसे देखा। शिखा उन्हें अपनी तरफ देखता देखकर बोली, अरे आप लोग कंटिन्यू करो, मुझे क्यों देख रहे हो? मेरी शादी तो आपके बेवकूफ़ भतीजे से हो गई है, पर तुम्हारी शादी होना अभी बाकी है। अयान हैद सर ठीक से चेयर पर बैठते हुए बोले, शिवम बेवकूफ़ नहीं है और मीरा की शादी इससे नहीं होने वाली, इसलिए बकवास मत करो और घर जाओ दोनों। शिखा को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कुल बनी बैठी रही, पर अयान की आंखें छोटी हो गई। वो बोला, क्यों नहीं होगी? मेरी शादी मेरी मीरा से ही होगी। आपकी खूबसूरत पत्नी मेरी खूबसूरत सासू माँ और मीरा की खूबसूरत माँ ने मुझे अपने दामाद के तौर पर चुना है। उनके सामने मेरे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं। आप कुछ भी कर लो, मेरी शादी मीरा से होकर रहेंगी। हैद सर का गुस्सा अब अपने अंतिम सीमा पर पहुंचने लगा था। वो दुर्गा के लिए हमेशा से बहुत ओवर पोसेसिव थे। अयान के मुंह से बार बार दुर्गा के लिए खूबसूरत सुनकर अब उनका खून उबाल मारने लगा था। शिखा उनके आते जाते एक्सप्रेशन देख समझ रही थी, अगर अब अयान चुप नहीं हुआ तो वो पक्का यही रेस्ट इन पीस बन जाएगा। वही अयान खुद में ही गुम दुर्गा की तारीफ करते जा रहा था। और करता भी क्यों नहीं भाई, दुर्गा थी ही इतनी खूबसूरत और उसके वजह से ही तो मीरा की शादी उससे हो रही थी, वरना पता नहीं उसे कितने पापड़ बेलने पड़ते। हैद सर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए चेयर से उठने लगे कि शिखा ने बात संभालते हुए कहा, ये सब बाद में बात करिएगा आप दोनों, पहले ये बताओ आप कितना जानते हो? कोई है जो शिवम की वाइफ यानी मुझे मारना चाहता है? हमले हो रहे हैं मुझ पर। विधायक जी ने कहा आप बहुत कुछ बता सकते हो, मुझे तो अब बताना स्टार्ट करो, मुझे सब कुछ जानना है। हैद सर उसकी बात सुन फिर से चेयर पर बैठ गए। उन्हें उनके आदमियों से शिखा के ऊपर हुए हमले की खबर मिल चुकी थी। उन्होंने कोई जवाब देने के बजाय उससे सवाल किया, पहले तुम बताओ तुमने शिवम से शादी क्यों की? तुम्हारे पास तो उससे भी कई ज्यादा पैसा और पावर है। उनका सवाल सुन शिखा के भाव सख्त हो गए। वो बोलने को हुई, पर अयान ने बीच में कहा, क्योंकि का क्या मतलब? आप नहीं चाहते थे क्या कि शिखा की शादी हो? वो आपके घर की बहू है, इससे आपको प्रॉब्लम है क्या? वैसे एक और बात बताऊं, आपका बेटा मनन, उसने छाया से शादी कर ली है, वही था जिसने उस दिन छाया के साथ होटल में। हैद सर उसकी बात पर पूरी तरह शॉक्ड रह गए, फिर उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, तुमने पहली बार मुझे कोई अच्छी बात बताई है। छाया को मैं हमेशा से अपनी बहू बनाना चाहता था, वो मुझे हमेशा से मनन के लिए पसंद थी और देखो नसीब ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। अयान और शिखा दोनों उनकी बात पर अपनी आईब्रो उठाकर उसे देख रहे थे। शिखा ने हल्के गुस्से से कहा, अच्छा और मेरा क्या? जब मैंने बताया था कि मैंने शिवम से शादी कर ली है तब तो आपको कोई खुशी नहीं मिली थी। मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? मुझ में कांटे लगे हैं या मैं नागिन हूँ जो आपको डसने के लिए उतारू रहती हूँ? हैद सर अपने मन में बोले, नागिन नहीं हो पर नागिन से कम भी नहीं हो, डसती नहीं हो, डायरेक्ट काट देती हो। पता नहीं शिवम रह कैसे लेता है तुम्हारे साथ। शिखा उनकी मन की बात समझ रही थी। वो बोली, जैसे रहा जाता है वैसे रहता है मेरे साथ, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अयान ने कहा, और मैं, मुझ में क्या प्रॉब्लम है? इतना हैंडसम हूँ, अमीर हूँ। कौन हैंडसम है? तुम खुद को हैंडसम मानते हो, बात करने की तमीज नहीं है और तुम मेरी भोली भाली बेटी से शादी करने के सपने देख रहे हो। एक बात कान खोल कर सुन लो और समझ लो, मेरे रहते तुम्हारी शादी कभी मेरी बेटी से नहीं होगी। मैं कभी इस शादी की इजाजत नहीं दूंगा। शिखा ने झट से कहा, अरे तो कान आपसे शादी की इजाजत मांग रहा है? हमारी गलती थी जो हम आपको बताने आ गए। आपकी बीवी को देखकर नहीं लगता है कि उनके सामने आपकी एक भी चलती होगी। उन्होंने इसे पसंद किया है तो शादी तो होकर रहेंगी। आप विलेन ससुरों वाले डायलॉग मत मारो और ये बताओ आप यहाँ क्यों है? अपने घर क्यों नहीं जाते? किससे बच रहे हो आप? पहले आपका भाई सबको छोड़कर चले गए और फिर आप भी चले गए, क्यों? शिखा के कहने पर वहाँ कुछ पल के लिए शांति फैल गई। हैद सर ने एक लंबी सांस ली और कहना शुरू किया। मनदीप ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, शिव 3 साल का था जब कोई उसे भी मेरी तरह उस अनाथ आश्रम में छोड़ गया था।
हेड सर ने जैसे ही कहा सब शॉक्ड हो गए। ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी कि वो और शिव सगे भाई नहीं थे। अयान ने कहा, आप दोनों सगे भाई नहीं हो। मनदीप ने उसे देखा और हाँ में सिर हिलाकर चेयर से खड़े हो गए। वो खिड़की के पास खड़े होकर आसमान को देखते हुए बोले, हमें जन्म देने वाले एक माता पिता नहीं थे पर पालने वाले एक ही माँ थी। कहते हैं न जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है, वही हमारा सबसे पहला गुरु होता है। हम दोनों को जिस माँ ने पाला उस माँ ने हम जैसे कई बच्चों को पाला था। वो पूरे आश्रम के बच्चों की माँ थी। उन्होंने सबको एक जैसा ही सीख दी थी, पर शिव अलग था। वो सारे बच्चों में सबसे ज्यादा आकर्षक था, सबसे जिद्दी और लड़ाकू। उसे हमेशा से अमीर बनना था। 3 साल की उम्र में उसने पहली बार माँ से कहा था कि उसे बहुत पैसा चाहिए। तब माँ ने उसे मुस्कुराते हुए मुझे सौंपा था। उस वक्त मैं 7 साल का था। मुझे पढ़ना पसंद था, ज्यादा दोस्त नहीं थे मेरे। माँ को लगता था कि मैं शिव को संभाल सकता हूँ, उसे अपने जैसा ही बना सकता हूँ। वो मेरे जैसा पढ़ लिख कर अपने अमीर बनने के सपने को पूरा कर सकता है, पर उनकी सोच गलत थी। वो मेरे साथ रहता, मुझे भाई कहता, माँ के बाद सिर्फ मेरी बात सुनता, पर मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके बातों का मतलब समझ नहीं पाया। मैं समझ ही नहीं पाया वो पैसा और पावर के पीछे पागल हो चुका था या उसे पागल बना दिया गया था। अयान और शिखा को उनकी बात समझ नहीं आई। अयान ने कहा, आपकी बात का क्या मतलब है? हम समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा अच्छे से समझाने का कष्ट करेंगे। मनदीप ने उसे देखा, फिर शिखा से बोले, तुम माफिया क्वीन हो। माफिया के खानदान में तुम्हारा जन्म हुआ है, पर शिव को उस दलदल में डाला गया था। उसे लड़कियों की लत लगाई गई थी। जिस रात उसे लड़की नहीं मिलती वो बौखला जाता था। उसने मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपाई थी। वो सारी बातें एक छोटे बच्चे की तरह मुझे बताता था। शुरू में मुझे लगा ये एक बार की बात है, पर नहीं, वो पूरी तरह किसी के कंट्रोल में चला गया था। मुझे जब उसके हालत के बारे में पता चला तब मैंने उसे रोकना चाहा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पैसों और लड़कियों के पीछे पूरा पागल हो गया था। पर रिधिमा ने उसे बदला। उसके प्यार में पड़कर उसे सही गलत का फर्क पता चला। उसने रिधिमा और मुझसे वादा किया था कि वो सब कुछ छोड़ देगा, एक आम इंसान बनकर जिएगा। शिवम के आने के बाद उसने अपना वादा पूरा भी किया। उसने उस गली में जाना छोड़ दिया, सारे गलत काम छोड़ दिए। कोई कुछ भी कहे, पर मैं जानता हूँ शिव कभी रिधिमा से और मुझसे किया गया वादा नहीं तोड़ सकता। उसे फंसाया गया था। वो शिवम से बहुत प्यार करता था, वो कभी उसकी नज़रों में गिरने वाला काम कर ही नहीं सकता था। मनदीप की बातें शिखा और अयान के साथ कोई और भी था जो सुन रहा था। वो शिवम था। अयान का फोन ऑन था, वो बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा था। मनदीप की बातें उसे गुस्सा दिला रही थी। उसकी पूरी बॉडी गुस्से से कांप रही थी। उसने अपनी मुट्ठी कस रखी थी। अगर मनदीप सच कह रहे थे तो वो क्या था जो उसने देखा था? उसने अपनी आंखों से उस दिन शिव को एक औरत के साथ देखा था। वो कैसे उनकी बातों पर यकीन कर लेता कि वो सच में बदल गए थे? उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और एक झटके से मनदीप के कैबिन का डोर खोल दिया। धड़ाम की आवाज के साथ जब दरवाजा खुलने की आवाज आई तो अयान और मनदीप ने सिर घुमाकर उसे देखा। अयान उसे गुस्से में देख घबरा गया था। वही शिखा ने उसे पलटकर नहीं देखा था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हेड सर के चेहरे के भाव उड़े हुए थे। वो शिवम को वहां अचानक और इतने गुस्से में देख समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या बोले, उससे कैसे समझाए, उसे कैसे उसके गुस्से को काबू में करें। शिवम तेजी से आया और उनके सामने खड़ा होकर उनकी आंखों में देखते हुए बोला, आपको उस इंसान पर भरोसा था पर अपनी पत्नी पर नहीं था। आप उस इंसान के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर चले गए। बड़ी माँ ने और मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, पर आप यहाँ छिपे बैठे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जिस पर इतना भरोसा कर रहे हो उसे मैंने खुद किसी और औरत के साथ देखा था। अगर वो सच्चे होते तो अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आते, साबित करते कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, हमें धोखा नहीं दिया था। आपको बड़ी माँ की न सही, मेरी न सही, पर मनन और मीरा से भी फर्क नहीं पड़ता है ना? आपको नहीं पता उन दोनों ने कितना इंतजार किया था आपका। बड़ी माँ की आंखों में अब भी उम्मीद देखी है मैंने। उन्हें लगता है आप उनसे गुस्सा होकर घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने आपके भाई को नहीं रोका, इसलिए आप उनसे नाराज हो गए, पर जब आपका गुस्सा शांत होगा तब आप आएंगे। पर नहीं, आप तो अपने उस भाई के लिए सबको छोड़कर चले आए जो कि आपका अपना था ही नहीं। मनदीप जो उसकी आंखों में अपने लिए नाराजी, गुस्सा, दुनिया भर की शिकायतें देख रहे थे। शिव अपना नहीं है ये सुनकर वो बोले, शिवम वो मेरा भाई है। दुर्गा के पास उसका पूरा परिवार था पर शिव के पास कोई नहीं था। उसे मेरी जरूरत थी, तुम नहीं जानते वो। शिवम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मुझे सफाई मत दीजिए, मनन और मीरा को दीजिएगा, मुझे उस इंसान के बारे में कुछ नहीं सुनना है। मनदीप उसकी बात पर फिर कुछ बोलने को हुए कि शिवम शिखा से बोला, मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।
कहते हुए उसने अपने कदम बाहर जाने को बढ़ाए पर दरवाजे के पास रुककर बिना पलटे कहा, फिर से चले मत जाएगा। बड़ी माँ से न सही पर अपने दोनों बच्चों से एक बार मिल लीजिए। वो कहते नहीं है पर दोनों ने बहुत इंतजार किया है आपका। वो अपनी बात बोल बाहर चला गया। मनदीप ने उसे जाता देख अपना सिर झुका लिया था। उनके आंसू बाहर आने को बेताब थे। अयान ने उन्हें देखा। वो खड़ा होकर उनके पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रख कुछ कहने को हुआ कि उससे पहले शिखा ने कहा, इन सबके पीछे कौन है? आपने कहा कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा था। मनदीप ने उसे देखा। उसके चेहरे पर फिलहाल कोई भाव नहीं थे। अयान ने शिखा की बात सुन अपना हाथ उनके कंधे से हटा लिया था। वो भी मनदीप की तरफ देखने लगा। उसे भी पूरी बात जाननी थी जो शिवम के आ जाने की वजह से अधूरी रह गई थी। मनदीप ने अपनी लाल आंखें लिए कहा, प्रदीप सिंह चौहान, दुर्गा का बड़ा भाई। शिव उसे बहुत मानता था। उसकी वजह से ही शिव माफिया की दुनिया में गया था। हम जिस अनाथ आश्रम में रहते थे वो दुर्गा के परिवार का था। प्रदीप ने शिव के अंदर पैसों की लालच देखी थी। उसने उसे सब कुछ सिखाया और सब कुछ सही से हो भी रहा था। रिधिमा के किए वादे के बारे में उसने उसे बताया था। प्रदीप भी मान गया था। शिव के काम छोड़ने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि तब तक उसके पास वो सब कुछ आ चुका था जो उसे चाहिए था। पर एक चीज, बस एक चीज जो प्रदीप को चाहिए थी वो शिव ने उसे नहीं लेने दिया। उसके कारण वो उससे दूर हो गया जिसके लिए उसने मेरे भाई को अपना दुश्मन मान लिया। थोड़ी देर बाद शिखा पार्किंग में आई तो शिवम को इधर उधर घूमते हुए देखा। वो अब भी बहुत गुस्से में लग रहा था। शिखा ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसके पास जाकर उसे अपने तरफ घुमाया। शिवम ने उसे देखा और कुछ कहने को हुआ कि एक पल को वो सुन्न पड़ गया। शिखा ने उसे कसकर अपने गले लगा लिया था। उसकी पकड़ शिवम पर कसी हुई थी। शिवम उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, ये क्या कर रही हो तुम? मेरा गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही हो क्या तुम? वो उसे खुद से दूर करने लगा तो शिखा ने और कसकर उसे पकड़ लिया और सिर उठाकर उसे देखते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है? 5 मिनट रुक नहीं सकते? मुझे एक टाइट हक चाहिए वरना मैं उस वार्ड बॉय को जाकर हक कर लूंगी। उसने थोड़ी दूरी पर खड़े एक वार्ड बॉय की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो वार्ड बॉय बहुत हैंडसम था। उसे देखते ही शिवम ने शिखा को देखा और तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। क्योंकि उसे शिखा पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो कब क्या कर देती थी उसे समझ नहीं आता था। वो सच में जाकर उस वार्ड बॉय को हक कर सकती थी जो शिवम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के गले लगते कैसे देख सकता था भला? कुछ समय बाद शिखा रिलैक्स हुई और उससे दूर होने लगी पर तब भी शिवम ने उसे नहीं छोड़ा। उसे भी फिलहाल एक टाइट हक की बहुत जरूरत थी और शिखा को अपनी बाहों में भरकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था, या यूं कहे कि उसके दिल में उठ रहे दर्द को एक सुकून सा मिल रहा था। शिखा भी फिर उससे दूर नहीं हुई और उसके सीने में सिर घुसाकर उसकी बाहों में शांत सी खड़ी रही। शिवम और शिखा अब भी एक दूसरे के बाहों में खड़े थे। मनदीप अयान के साथ वहां आए तो उन्हें इस तरह देख सिर घुमाकर खड़े हो गए। अयान ने सामने का सीन देखकर मनदीप से कहा, ससुर जी आपका भतीजा कुछ ज्यादा ही चिपकता है मेरी दोस्त से, बस मौका चाहिए उसे शिखा से चिपकने का। मनदीप ने उसे घूरकर देखा और कहा, वो उसकी बीवी है, दोनों पति पत्नी है, जो जी में आएगा वो करेंगी, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुम भी अपनी बीवी से चिपकते रहना। उन्होंने फ्लो में कह तो दिया पर जैसे ही अपनी बात याद आई उन्होंने अयान को देखा जिसके चेहरे पर 1000 वोल्ट की स्माइल थी। अयान अपनी आईब्रो उठाकर उन्हें अपनी बतीशी दिखाते हुए चिढ़ाने लगा था। मनदीप ने उसे आंखें छोटी कर देखा, फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर चिपका दिया। अयान ने सोचा भी नहीं था कि उसे मनदीप से थप्पड़ खाने को मिल सकता है। उसके चेहरे की स्माइल पल भर में छूमंतर हो गई। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और रोनी सूरत बनाकर उन्हें देखने लगा। वहीं ये सीन देख राजेश अपना पेट पकड़कर हंस रहे थे। शिव भी उनके साथ ही खड़े थे। उनके चेहरे पर बहुत छोटी मुस्कान थी, ऐसी कि कोई गौर से उन्हें देखता तभी उनकी स्माइल बहुत मुश्किल से ही दिख पाती। राजेश ने हंसते हुए कहा, बॉस आपके मन का मनदीप सर ने कर दिया। शक्ल देखो बेचारे की, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसकी इज्जत लूट ली हो। कहते हुए वो और जोर जोर से हंसने लगे। उनके हंसने की आवाज़ सिर्फ शिव और शिखा को सुनाई दे रही थी। शिखा ने उनके हंसने की आवाज़ सुनी तो वो फिर से शिवम से अलग होने लगी, पर शिवम अब भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। शिखा को उस पर गुस्सा आने लगा था क्योंकि शिवम के हाथ उसके पूरे बैक पर मूव हो रहे थे। उसने जोर से उसके पैरों पर एक किक किया तो शिवम उछलते हुए जल्दी से उससे दूर हो गया। वो अपना पैर उठाए दर्द से कराहते हुए बोला, आह क्या कर रही हो बीवी तुम? इतनी जोर से भी कोई मारता है क्या? अगर मैं लंगड़ा हो गया तो सोच लो तुम एक लंगड़े की बीवी कहलाओगी। शिखा ने उसे घूरकर देखा और कहा, पूरी रात तुम्हें यहीं खड़े रहना है क्या?
शर्म लाज कुछ है कि नहीं तुम में? न जगह देखते हो और न ही आसपास के लोगों को देखते हो, कहीं भी शुरू हो जाते हो तुम, बेवकूफ़ इंसान। शिखा की बात सुन शिवम ने उसे बेयकीनी से देखा। उसके लिए तो ये वही वाली बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भला वो कब कुछ शुरू करता है, हर बार पहला कदम शिखा ही तो उठाती है। शिखा ने उसे देखा और कहा, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो। उसने पीछे पलटकर उन चारों को देखा। शिव और उसकी नजरें एक बार फिर मिली, पर इस बार शिखा ने अपनी नजरें फेर ली और मनदीप को आवाज देते हुए कहा, बड़े ससुर जी घर चले कि यही चादर बिछाकर अपने दामाद के साथ रात बिताओगे आप? मनदीप ने उसे देखा, फिर अयान को एक वार्निंग लुक देकर शिखा के पास चले आए। अयान ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली थी। ये पहली बार था जब किसी ने उस पर हाथ उठाया था। अगर मनदीप मीरा के पापा न होते तो न जाने अयान इस थप्पड़ का बदला उनसे किस तरह से लेता। उसने अपने गाल से हाथ हटाए और वो भी सबके पास चला आया। अयान सबके पास आकर कार की से कार अनलॉक की और ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा कि शिवम ने उसे रोकते हुए कहा, कार मैं चलाऊंगा, तुम जाकर पीछे बैठो। अयान ने उसकी बात पर कहा, कार मेरी है इसलिए मैं ही चलाऊंगा, तुम जाकर पीछे बैठो। वो कार का डोर खोलने लगा कि शिवम ने भी डोर पकड़ लिया और कहा, मैंने कहा ना कार में चलाऊंगा। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। दोनों की नौटंकी देख शिखा और मनदीप का दिमाग खराब होने लगा था। इन दोनों के कानों में आईपीएल की ट्यून सुनाई दे रही थी, पे 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 पे, क्योंकि उनके सामने खड़े दोनों नमूने बिल्कुल मैच के अपोजिट टीम के कैप्टन की तरह आंखों से ही एक दूसरे पर वार कर रहे थे। शिखा ने सिर हिलाया और उनके पास जाकर बोली, दोनों हटो यहाँ से, कार में चला लूंगी। कार न होकर मधुमक्खी का छत्ता हो गया है जिसे लेने के लिए दोनों लड़े जा रहे हो। उसने दोनों को साइड किया और मनदीप से कहा, आप फ्रंट सीट पर बैठ जाए। मनदीप ने सिर हिलाया और फ्रंट सीट का डोर ओपन कर सीट पर बैठ गए। शिखा भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उन दोनों को बैठता देख शिवम और अयान ने एक दूसरे को देखा, फिर शिखा को देखते हुए एक सुर में बोले, मैं इसके साथ पीछे नहीं बैठूंगा। शिखा ने उन्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया और की लगाकर कार स्टार्ट कर दी। कार स्टार्ट होने की आवाज सुन दोनों महारथी जल्दी से जाकर बैक सीट पर बैठ गए। उनकी स्पीड देख मनदीप होले से मुस्कुरा दिए। शिखा ने एक बार फिर शिव को देखा और कार हवेली की तरफ घुमा दी। उन्हें जाता देख राजेश बोले, बॉस ये तो गए, अब हमें भी चलना चाहिए। वो अवध पागल हो गया है, कहीं अपने पागलपन में वो हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। शिव उसकी बात पर कुछ पल खामोश रहे, फिर राजेश को चलने को कहा और दोनों वहां से गायब हो गए। मुंबई नाइट बार गाने की धुन पर कुछ लड़कियां नाम मात्र के कपड़े पहनकर फ्लोर पर डांस कर रही थी। उनके आसपास कई आदमी हाथों में शराब लिए उन्हें देख रहे थे। वहीं एक तरफ एक आदमी उन लड़कियों की तरफ पीठ किए बैठा था। वो नशे में पूरी तरह चूर हो चुका था, तब भी उसने पीना नहीं छोड़ा था। उसने फिर से ग्लास अपने होठों से लगाया ही था कि उसके फोन पर किसी का वीडियो कॉल आया। उसने कॉल पिक किया और खुद के सामने बॉटल के सहारे उसे टिकाकर रखा और फिर से ग्लास होठों से लगा लिया। कॉल पिक होते ही फोन पर रोहन दिखाई दिया। उसने अवध को देखा तो वो हैरान रह गया। हाँ, ये अवध ही था। जब से उसे मीरा की शादी के बारे में पता चला था तब से ही वो पागल होने लगा था। इसकी सुबह से शाम बार में ही हो रही थी। रोहन उसे देखते हुए बोला, ये क्या हाल बना रखा है अवध तुमने? रोहन की आवाज सुनकर अवध ने अपनी पलकें उठाई, तब जाकर रोहन ने उसकी लाल हो चुकी आंखों को देखा। अवध के बाल बिखरे हुए थे, उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुके थे। उसने उस दिन के ही कपड़े पहने हुए थे। इस वक्त वो बहुत खतरनाक दिख रहा था, जिसके सामने रोहन को भी थोड़ा डर लगने लगा था। रोहन ने अपना थूक निगला और कहा, अवध क्यों खुद को बर्बाद कर रहे हो तुम? मीरा बच्ची है, उसे पता नहीं है कि तुम उसे पसंद करते हो। उसने जानबूझकर तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा है। अवध ने ग्लास खाली कर उसे फिर से भरते हुए कहा, कॉल क्यों किया तुमने? रोहन ने एक लंबी सांस ली और उसे देखा। वो जानता था फिलहाल अवध को कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो उसे समझाना छोड़ डायरेक्ट मेन टॉपिक पर आया और सीरियस होकर बोला, हम 3 दिन बाद लौट रहे हैं, तब तक सर ने सीट पर नजर रखने को कहा है। उसकी पल पल की खबर सर को चाहिए और प्लीज हमारे आने तक खुद को ठीक कर लो, वरना सर ने या रीटा ने देखा तो तुम क्या कहोगे उनसे? अवध ने उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर मोबाइल पॉकेट में डाल लिया। उसने अपने दूसरे पॉकेट से पैसों की गट्टी निकाली और टेबल पर रखकर एक नई शराब की बोतल उठाकर अपने होठों से लगा, उसे पीते हुए बाहर निकल गया। वो बार से बाहर आकर कुछ दूर ही चला होगा कि उसके पास एक काली कार आकर रुकी। उस कार का दरवाजा खुला और एक आदमी ने कुछ कहा, जिसे सुन अवध के बढ़ते कदम रुक गए।
उसने पलटकर उस कार के अंदर बैठे आदमी को देखा, फिर हमें सिर हिलाकर उस कार में बैठ गया। उसके बैठते ही कार तेजी से वहां से निकल गई। वही बार के बाहर ही शिव और राजेश ये सब देख रहे थे। राजेश ने कहा, बॉस ये बहुत बड़ा रिस्क है, बहुरानी और छोटे बॉस की जान खतरे में पड़ सकती है। शिव ने जाती हुई कार को देखते हुए कहा, कभी कभी खतरा मोल लेना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। राजेश ने बस सिर हिलाया और दोनों तब तक उस कार को देखते रहे जब तक वो कार उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उत्तराखंड। रोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसे अवध की बहुत टेंशन हो रही थी। वो जानता था अवध कभी कुछ गलत नहीं करेगा, पर फिलहाल उसकी जो कंडीशन थी उसे देख रोहन को नेगेटिव वॉइस आने लगी थी। वो अपने कमरे से बाहर आया और नीचे गार्डन में जाने लगा। वो नीचे देखते हुए खुद में बातें करते हुए जा रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहन ने सिर घुमाकर देखा तो खुद को जल्दी से नॉर्मल करते हुए कहा, तुम सोए नहीं मनन। मनन ने उसके कंधे से हाथ हटाकर अंदाई लेते हुए कहा, हम नींद नहीं आ रही थी इसलिए गार्डन में जा रहा था, पर तुम अब तक क्यों नहीं सोए हो? कहीं तुम रात का फायदा उठाकर रीटा के कमरे में तो नहीं जा रहे हो न? हम। मनन ने अपने आईब्रो उचकाते हुए कहा। रोहन जल्दी से उसे मना करते हुए बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं क्यों रात का फायदा उठाकर उसके कमरे में जाऊंगा। मनन कुछ बोलता उससे पहले दोनों के कानों में कार रुकने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने नीचे हॉल की तरफ देखा जहां आलोक जी सोफे से खड़े होकर डोर के पास जा रहे थे। उन्हें जाता देख दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा, ये कहाँ जा रहे हैं? रोहन अपने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ। मनन उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, अरे तो चलो साथ में देखते हैं, कहीं ये वेम्पायर तो नहीं है न? इनका घर मुझे वैसा ही दिखता है, पक्का इनके दूसरे वेम्पायर दोस्त इन्हें लेने आए होंगे। रोहन ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, क्या बोल रहे हो? वेम्पायर को उड़ना आता है, अगर उनके दोस्त उनसे मिलने या उन्हें लेने आ रहे होंगे तो उड़कर नहीं आते, इतना महंगा पेट्रोल क्यों वेस्ट करते? मनन ने अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहा, यू आर राइट, ऐसे वेम्पायर पर तो केस करना चाहिए। फिलहाल चलो उन वेम्पायर को देख कर आते हैं। रोहन ने हंसते हुए कहा, अगर सच के वेम्पायर निकले न तो वही बेहोश हो जाओगे, वो भी इस तरह से कि छाया के उठाने पर भी कभी नहीं उठोगे। मनन ने उसे घूरकर देखा और दोनों अपनी बकवास कंटिन्यू करते हुए नीचे चले आए। हवेली से बाहर तीनों आदमी हवेली के सामने खड़े उसे देख रहे थे। शिखा कार पार्क करने गई हुई थी। आलोक जी बाहर आए तो उन्हें शिवम और अयान के बीच खड़े मनदीप दिखाई पड़े। दोनों एक जमाने में पक्के दोस्त हुआ करते थे, बोले तो बेस्ट फ्रेंड, पर 15 सालों से दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। दोनों एक शहर में होते हुए भी और जानते हुए भी कि उनका जिगरी यार इसी शहर में है, दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से मिलने की कोशिश नहीं की थी। आलोक जी अपने चेहरे पर हल्की स्माइल लिए उन्हें देख रहे थे और मनदीप के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उनके दिमाग में 15 साल पहले आलोक जी की कही गई बातें घूम रही थी। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे कि शिखा वहां आए और दोनों को इस तरह एक दूसरे को देखता देखकर बोली, दोस्त ही हो ना आप दोनों, बेवफा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह क्यों देख रहे हों एक दूसरे को? दिल को सुकून पहुंचा रहे हों क्या, या आंखों ही आंखों में प्यार जता रहे हों? उसकी बात सुन दोनों ने उसे देखा। शिवम शिखा को देखते हुए अपने मन में बोला, क्या हो तुम बीवी, कहीं भी कुछ भी बोलती हो? उसने सिर हिलाया ही कि एक आवाज सबके कानों में पड़ी, पापा। पापा की आवाज सबने सुनी तो सबने अपना सिर घुमाकर मैन डोर की तरफ देखा। सामने मनन और रोहन खड़े थे। मनन अपने आंसुओं से भरी हुई आंखों से मनदीप को देख रहा था, जैसे वो अपनी आंखों पर यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि उसके सामने मनदीप ही खड़े हैं। मनदीप ने उसे देखा तो उनकी भी पलकें भीग गई। 15 साल बाद दोनों बाप बेटे एक दूसरे के सामने थे। मनदीप उसे कसकर गले लगाना चाहते थे पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी ऐसा करने की। आखिर किस हक से वो मनन के पास जाते? गलती तो उन्होंने ने की थी, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर ऐसे गए कि फिर कभी उनसे मिलने तक नहीं आए थे। मनन ने एक कदम आगे बढ़ाया पर फिर कुछ याद आते ही वो पीछे पलट गया और तेजी से अपने कमरे में चला गया। मनदीप के हाथ उसे रोकने को उठे थे पर रोक नहीं पाए थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो एक कतरा आंसू उनके आंखों से निकलकर उनके गालों पर आ गया। आलोक जी ने उन्हें संभालते हुए बोले, वो बच्चा है, अभी नाराज है, देखना सुबह खुद मिलने आएगा तुमसे। मनदीप ने उन्हें देखा फिर सिर हिला दिया। शिखा ने एक लंबी सांस ली और कहा, चले अंदर चलते हैं, वो सुबह आएगा, अभी नहीं न आएगा तो तब तक के लिए आराम कर लेते हैं। कहते हुए वो बिना किसी की बात सुने अपने कमरे में चली गई। आलोक जी भी मनदीप को अपने साथ अंदर ले गए।
उनके पीछे अयान और शिवम भी जाने लगे तो रोहन की नज़र अयान के लाल गालों पर पड़ी। वो उसके गालों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये आपके गालों को क्या हुआ, मच्छर ने काटा है क्या? उसकी बात पर शिवम ने भी अयान के गालों को देखा। अयान के गालों पर अब भी उंगलियों के निशान छपे हुए थे, जिसे देख कोई भी समझ जाता कि वो मच्छर के काटने के नहीं किसी के थप्पड़ों के निशान है। रोहन भी समझ चुका था कि अयान को किसी ने एक चिपका दिया है, पर वो सामने से कहने से डरता था, इसलिए उसने मच्छरों का सहारा लिया था। अयान ने अपने गाल पर हाथ रख उसे ढकना चाहा, पर तब तक देरी हो चुकी थी। शिवम ने तो देख लिया था, और यही नहीं, उसके चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई थी। वो समझ चुका था हो न हो अयान को थप्पड़ चिपकाने वाला मनदीप ही है। वो हंसते हुए बोला, क्या हुआ, कहीं पहली मुलाकात में ही अपने होने वाले ससुर जी से पिट तो नहीं गए? वैसे मैंने सुना उन्होंने कहा वो तुम्हारी शादी कभी मीरा से नहीं होने देंगे, वो जो कहते हैं वो करते हैं, तो अब तुम कैसे करोगे शादी मीरा से? अयान उसकी बात पर हल्का मुस्कुराया और अपने गाल से हाथ हटाया और उसके सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, उसकी फिक्र आप मत करो बड़े साले साहब, आपकी बहन सिर्फ मेरी ही बीवी बनेगी, चाहे जैसे भी हो, पर मीरा की शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। शिवम ने उसकी बातों पर उसे गुस्से से देखा पर कुछ कहा नहीं। अयान अपनी बात बोल उसे डेविल स्माइल देकर अपने कमरे में चला गया। शिवम ने उसके जाने के बाद खुद को शांत किया और रोहन से कहा, तुमने बात की अवध से? रोहन को अवध का नाम सुन उसकी लाल आंखें याद आई, पर उसने शिवम से उसके हालत की जिक्र नहीं किया और वो सिर हिलाते हुए जल्दी से बोला, हाँ सर मैंने बात कर ली है, वो सीट पर नजर रखेगा। शिवम ने उसकी बात पर उसे एक नज़र देखा, फिर सिर हिलाकर अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद रोहन ने फिर से अवध को कॉल किया, पर इस बार अवध का फोन स्विच ऑफ आने लगा। मुंबई एसएस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। अवध का नशा उतर चुका था। वो एक चेयर पर बैठा सामने के अंधेरे को देख रहा था। उस अंधेरे में एक व्हील चेयर पर वही इंसान बैठा था जिसने सीट से बात की थी। लाइट ऑन हुई तो अवध ने अपनी आंखें बंद की और फिर पलकें झपकाते हुए आंखें खोलकर उसे देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो हैरानी से अपने सामने बैठे इंसान को देखते हुए बोला, प्रदीप सिंह चौहान, आप जिंदा है? प्रदीप उसके बात पर अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, तुम्हें क्या लगता है? अवध का चेहरा उनकी बात और उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख डाक हो गया। वो उसे देखते हुए बोला, मुझे यहाँ क्यों लाया है आपने? प्रदीप ने कहा, खुद की हालत देखो तुम अवध, क्या थे और क्या बन गए हो, तुम्हें मीरा ने रोड साइड रोमियो बनाकर छोड़ दिया है। अवध के कानों में उनकी आखिरी लाइन छोड़ दिया गूंजने लगी। ये दो शब्द छोड़ दिया उसके दिल पर हथौड़े की तरह मार रही थी। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, आपने मुझे यहाँ क्यों लाया है? प्रदीप ने अपने व्हीलचेयर पर लगे एक बटन को प्रेस किया तो उनकी व्हीलचेयर अवध के पास चली आई। वो उसके नजदीक जाकर उसके आंखों में देखते हुए बोले, मैं तुम्हें मीरा दे सकता हूँ, वो भांजी है मेरी, तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार दिखता है मुझे, पर तुम्हें नहीं लगता जब तक शिवम और उसकी पत्नी शिखा रहेगी तुम्हारी शादी मीरा से नहीं हो पाएगी? अवध ने उसकी बातों पर कहा, इसमें शिखा मैडम कहाँ से आ गई? प्रदीप ने तुरंत कहा, वो आय नहीं है, वो पहले से ही है, अयान उसका सबसे अच्छा दोस्त है, उसने ही दुर्गा के कानों में अयान की बात डाली थी, बहुत शातिर है वो, मीरा की शादी अपने दोस्त से करवाकर सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। मत भूलो वो एक माफिया क्वीन है जो कभी किसी की नहीं हो सकती। उत्तराखंड। शिखा अपने कमरे में मिरर के सामने अपने शॉर्ट्स में खड़ी खुद को देख रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त अजीब सी स्माइल थी। वो खुद के ही आंखों में देखते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानते हो मुझे, कहते हुए वो अजीब तरह से मुस्कुरा दी और अपने कान में लगे ब्लूटूथ निकालकर ड्रॉ में रख दिया। शिवम वॉशरूम से बाहर आया तो उसे देखते ही शिखा ने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिए। वो बेड पर जाकर लेट गई। शिवम भी उसके बगल में जाकर जैसे ही लेटा वैसे ही शिखा उसके बाहों में खुद को छिपा लिया। वो आधा उसके ऊपर लेट गई थी। शिवम ने उसकी कमर पर हाथ रख उसे सपोर्ट दिया और कहा, ये क्या है, कुछ दिनों से बहुत मेरे नजदीक आने लगी हो तुम। उसकी बात सुनते ही शिखा उठकर उसके पेट पर बैठ गई। उसके दोनों पैर उसके दोनों तरफ थे। वो उसके आंखों में देखते हुए बोली, चलो बेबी प्लेन करते हैं, कहते हुए वो उसके ऊपर झुकने लगी। पर उसके किस करने से पहले ही शिवम उसे पकड़कर रोकते हुए हैरानी से बोला, तुम्हें बेबी चाहिए, पर क्यों, इतनी जल्दी क्यों, हमारी शादी को अभी 2 महीने भी नहीं पूरे हैं। शिखा उसके आंखों में देखते हुए बोली, बेबी आ जाएगा तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? उसकी बात सुन शिवम ने उसके आंखों में कुछ पल देखा, फिर उसे खुद के ऊपर से हटाकर अपनी बाहों में भरकर सो गया। शिखा ने उसके कुछ न कहने पर कहा, क्या हुआ बेवकूफ इंसान, तुमने कुछ कहा नहीं?
शिवम उसे अपने और करीब करते हुए बोला, सो जाओ बीवी, मैं थक चुका हूँ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शिखा ने सिर उठाकर उसके बंद आंखों को देखा, फिर उसके सीने पर सिर छुपाते हुए अपने मन में बोली, सच में बेवकूफ नहीं हो, सब समझते हो। वो होले से मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह मनदीप अपने कमरे में बैठे थे। उन्हें नीचे सबके पास जाने में घबराहट हो रही थी। कल मनन का यूं पीछे पलटकर चले जाना उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आलोक जी उनके कमरे में आए। उन्होंने उन्हें बैठे देखा तो कहा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, गलती की है तो सजा तो मिलेगी। तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुम उनकी माँ को झेल कर भागे हो। तुम्हारे ही बच्चे हैं, नाराज हैं, दो बात सुनाएंगे, रोएगे, पर फिर सब ठीक हो जाएगा। वो तुम्हें खा तो नहीं ही जाएंगे। चलो नीचे चलते हैं, मैं तुम्हें लेने ही आया था। मनदीप ने उन्हें देखा और एक लंबी सांस छोड़ते हुए उठकर उनके साथ नीचे जाने लगे। आखिर सच ही तो कहा था, वो उनके बच्चे थे। ज्यादा से ज्यादा नाराज होते पर उनके मनाने पर मान जाते। मनन का कमरा। मनन बेड पर बैठा किसी सोच में गुम था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। छाया मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। उसने आज पहली बार मनन को ऐसे देखा था। वो उसके पास गई और उसके सामने बैठकर बोली, क्या हुआ आपको, कोई प्रॉब्लम है क्या? मनन ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी अपनी सोच में गुम था। छाया ने इस बार उसे हिलाते हुए कहा, मनन जी। उसके हिलाने पर मनन सेंस में आया और उसे देखा। छाया को देखते ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो झट से उसके गले लग गया। छाया एक पल को हैरान रह गई, उसने कभी मनन को इस तरह टूटा हुआ, उदास सा नहीं देखा था। छाया ने भी उसे अपनी बाहों में भरकर उसके पीठ को सहराते हुए पूछा, आप ठीक हो ना मनन जी, क्या हुआ है? मनन ने उसे अब भी कुछ नहीं कहा और बस उसके बाहों में यूं ही बैठा रहा। शिखा का कमरा। शिवम चेंजिंग रूम से अपने शर्ट की स्लीव फोल्ड करते हुए रूम में आया। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। उसके शर्ट के 3 बटन खुले थे जिससे उसका चौड़ा सीना बाहर झांक रहा था, जो उसे एक हॉट लुक दे रहा था। उसने स्लीव फोल्ड करते हुए शिखा को देखा जो सोफे पर सो रही थी। शिखा सुबह उठकर फ्रेश हो चुकी थी पर उसे अब भी बहुत नींद आ रही थी। शिवम ने उसे साथ नीचे जाने को कहा था, इसलिए वो सोफे पर बैठे बैठे उसका वेट कर रही थी और अब वही सो चुकी थी। शिवम को उसे देखकर उसकी रात को कही हुई बात याद आई। वो उसके पास जाकर उसके ऊपर झुकते हुए उसे देखने लगा। शिखा का गोरा बेदाग चेहरा सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। शिवम ने उसके रेड लिप्स देखे। उसके रेड लिप्स चेरी से कम नहीं थे। शिवम जब भी उसके होठों को देखता था उसके दिल में उसे जी भर चूमने की तमन्ना जागने लगती थी। शिवम शिखा के लिप्स देखते हुए उसके करीब जाने लगा, पर अचानक ही उसे महसूस हुआ कि उसकी सोई हुई शेरनी अब जाग चुकी है और अपनी कातिलाना निगाहों से उसे ही घूर रही है। शिवम ने अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाकर देखा तो उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। शिखा अपनी नीली नीली आंखों से उसे ही देख घूर रही थी। उसकी खुली आंखों को देख शिवम ने अपना सलाइवा गले से नीचे उतारा और उसके ऊपर से हटने को हुआ कि शिखा ने उसके कॉरल को पकड़कर एक झटके से उसे अपने करीब खींच लिया। शिखा के खींचने से शिवम उसके ऊपर गिर गया था। उसके दोनों हाथ शिखा के दोनों तरफ सोफे पर टिके हुए थे और उसका चेहरा ठीक शिखा के चेहरे के करीब था। शिवम ने उसे देखा और कुछ कहने को हुआ ही कि उससे पहले शिखा ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख उसे चुप कराते हुए बोली, चुप, बिल्कुल चुप, मुझे सफाई देने की सोचना भी मत। शिवम को उसकी बातें सुन एक बार फिर से झटका लगा। वो कहा क्या क्या सोचने लगा था कि शायद शिखा भी उसे किस करेगी, पर उसके सोच से उलट हर बार की तरह शिखा का बदला रूप उसे देखने को मिला था। शिवम ने अपने मन में कहा, ये मेरी बीवी गिरगिट की तरह पल पल में रंग बदलती है। रात को बेबी प्लेन करने को कह रही थी और अब देखो, ऐसा लग रहा है मुझे कच्चा चबा जाएगी, पर गलती भी तो मेरी है, मुझे इसके करीब आना ही नहीं चाहिए था। उसने लाचारी से सिर हिलाया और शिखा को देखने लगा। शिखा ने उसके मन की बातें पढ़ ली थी। वो बोली, मुझे गिरगिट से कंपेयर मत करो, वरना उन्हीं गिरगिटों के बिल में तुम्हें घुसा दूंगी। तुम क्या मेरे नींद में होने का फायदा उठा रहे थे? कल रात को कहा करने को तो संत महात्मा बन गए थे और अभी देखो सोते हुए एक अबला नारी पर अपनी गंदी लालची नजरें डाल रहे हूँ। शिवम एकदम से कंफ्यूज होकर बोला, अबला नारी कौन है यहाँ? मैं हूँ, और कोई दिख रहा है तुम्हें मेरे अलावा यहाँ पर? शिखा ने अपने तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा। शिवम उसकी बात सुन कुछ पल उसके आंखों में देखा, फिर जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसते हुए शिखा के बगल में पसर गया और अपना पेट पकड़े हंसने लगा। शिखा ने उसे हंसते देखा तो कहा, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई चुटकुला तो नहीं सुनाया है तुम्हें? शिवम अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला,
अच्छा मजाक करती हो बीवी, अबला नारी, तुम खुद को अबला नारी बोलकर अबला नारियों को बदनाम कर रही हो, कहते हुए शिवम एक बार फिर से हंसने लगा। शिखा उसकी हंसी सुन चीर गई थी। वो गुस्से से बोली, चुप हो जाओ बेवकूफ इंसान, वरना सिर फोड़ दूंगी तुम्हारा। पर शिखा की धमकी का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो अब भी पागलों की तरह हंस रहा था। शिखा ने गुस्से से पिलो उठाया और पिलो उसके ऊपर बरसाने लगी। शिवम ने उससे बचने की कोशिश की, पर तब तक 2-3 पिलो के साथ 1-2 हाथ भी उसे अपने बाजुओं पर पड़ चुके थे। वो जल्दी से उठा और डोर खोल बाहर भाग गया। शिखा ने एक पिलो फेंककर उसे मारना चाहा, पर तब तक शिवम बाहर जा चुका था। शिखा ने जोर से पैर पटका और उसे कोसते हुए उसके पीछे चली गई। नीचे हॉल में शिवम ने खुद को नॉर्मल कर लिया था। वो नीचे आया तो उसे सोफे पर मीरा को छोड़ बाकी सब दिखे। एक सोफे पर मनदीप बैठे थे, उनके बगल में छाया बैठी हुई थी जो उनसे बातें कर रही थी। उसे मनदीप और मनन के बारे में पता चल गया था। मनन एक तरफ खड़ा था, उसने मनदीप से कोई बात नहीं की थी। शिवम ने उसे देखा, फिर उसके पास जाकर खड़ा हो गया। मनन ने शिवम को देखा तो कहा, भाभी, छाया और बाकी सब उन्हें जानते हैं, ये और मीरा के फ्यूचर फादर इन लॉ अपने टाइम में बेस्ट फ्रेंड थे, पर आपको ये कहाँ से मिले, और मिले भी तो यहाँ क्यों लाया इन्हें। शिवम ने उसकी बातों पर मनदीप को देखा जो बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे। उन्हें देख शिवम समझ गया कि वो मीरा के आने का वेट कर रहे हैं। उसने फिर मनन को देखा और कहा, मैं नाराज नहीं हूँ इनसे, मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तुम अपना सोच लो, अगर तुम न कहोगे तो मैं इन्हें अपने साथ मुंबई लेकर नहीं जाऊंगा। शिवम की बात पर मनन ने उसे देखा। जब शिव के जाने के बाद मनदीप भी चले गए थे तो सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना शिवम और दुर्गा को ही करना पड़ा था। शिवम ने मात्र 15 साल की उम्र में अपना सिंगिंग का पैशन छोड़ बिजनेस में ध्यान लगा लिया था। सारी चीजों में उसने सबसे ज्यादा सफर किया था। मनन ने उसकी बातों पर कहा, अगर आप गुस्सा नहीं हो इनसे तो मैं भी नहीं हूँ। शिवम ने उसे देखा, फिर होली से मुस्कुराकर उसकी बातों पर पलकें झपका दी। शिवम की मुस्कान देख मनन भी होली से मुस्कुराया कि सबको कदमों की आवाज सुनाई दी। सबने सीढ़ियों की तरफ देखा जहां से मीरा शिखा से बात करते हुए नीचे आ रही थी। उसने अब तक मनदीप को देखा नहीं था। शिखा ने उसे मनदीप की तरफ देखने का इशारा किया, तब जाकर उसने सिर घुमाकर मनदीप को देखा। उसे देखते ही उसकी आंखें भर आए और उसके मुंह से निकला, पापा आप। मनदीप ने उसे देखा तो वो खड़े हो गए, पर एक बार फिर उनके पैर अपनी जगह पर जम गए थे। वो जाकर अपनी बेटी को गले लगाना चाहते थे, पर उनके कदम उनका साथ नहीं दे रही थी। मीरा भी अपनी जगह पर ही जम गई थी। वो बिना पलके झपकाए उन्हें एकटक देख रही थी। शिखा ने दोनों बाप बेटी को देखा तो मीरा से कहा, मीरा ये सच में तुम्हारे पापा ही है, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, जाओ जाकर अपने पापा से मिलो तो सही। शिखा की बात सुन मीरा ने उसे देखा, फिर सिर घुमाकर शिवम और मनन को देखा। उसके दोनों भाइयों ने सिर हिलाते हुए पलकें झपकाई तो वो जल्दी से दौड़ते हुए मनदीप के पास गई और उसके गले लगकर रोने लगी। मनदीप ने कसकर उसे गले लगाया था, उनके आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने मीरा का सिर सहराते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस, माफ कर दीजिए अपने पापा को, हम आपको छोड़कर चले गए थे न, पर अब हम प्रॉमिस करते हैं अब हम कहीं नहीं जाएंगे। मीरा उनसे अलग होते हुए बोली, आप माफी मत मांगिए पापा, आपकी प्रिंसेस नाराज नहीं है आपसे, हम तो हर दिन आपका वेट करते थे पर आप आते ही नहीं थे। मनदीप ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आना चाहते थे बेटा, पर जब तक समझ में आया कि हमने आप सबको अकेला छोड़कर गलती कर दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, हमारी हिम्मत नहीं हो पाती थी, आपसे नजरें मिलाने को कोशिश करते थे पर। मीरा ने कहा, अब आप मत जाना प्लीज, मैंने आपको बहुत मिस किया है, आप नहीं जाओगे न। मनदीप ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, अब नहीं जाऊंगा। मीरा उनकी बात सुन एक बार फिर से उनके गले लग गई। दोनों को देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। शिखा भी दोनों को देख हल्का मुस्कुराई थी। उसने अयान को देखा, फिर उसके पास गई और उसके बगल में खड़ी होकर बोली, तेरी होने वाली बीवी ने तो बहुत जल्द अपने पापा को माफ कर दिया, अब तू क्या करेगा, अपने ससुर जी को कैसे शादी के लिए मनाएगा। मीरा को देखकर लगता है अगर एक बार बड़े ससुर जी उसे तुझसे शादी करने से मना कर देंगे तो ये पक्का ये शादी करने से रही। अयान ने उसे देखा, फिर कहा, अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं अपने तरीके से शादी करूंगा, पर शादी तो मेरी मीरा से ही होगी। उसकी बात पर शिखा ने नहीं में सिर हिला दिया। वो भी ये बात अच्छे से जानती थी अगर अयान को कुछ चाहिए होता है तो वो कैसे भी करके ले ही लेता है। अब सोचने वाली बात ये थी कि वो करेगा तो करेगा क्या। पर शिखा को इन सब में कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि वैसे भी टेंशन लेना शिखा पर सूट नहीं करता था। शिखा की नज़र सीढ़ियों के ऊपर खड़े शिव और राजेश पर गई। वो दोनों भी सब कुछ देख रहे थे।
शिखा ने उन्हें देखा, फिर सबसे कहा, आप लोगों को प्रॉब्लम न हो तो ब्रेकफास्ट करते हुए बातें कर लेना, मुझे भूख लग गई है और मुझे लगता है आप लोगों को भी भूख लग गई ही होगी। आलोक जी भी उसकी बात पर बोले, हाँ शिखा सही कह रही है, चलिए सब ब्रेकफास्ट करते हैं। उनकी बात पर मनदीप मीरा के साथ और बाकी सब उनके साथ डाइनिंग एरिया में चले गए। शिखा ने एक बार फिर से शिव को देखा, तो इस बार शिव भी उसे ही देख रहे थे। शिखा ने अपनी नजरें उनसे से फेर ली और बाकी सब के पास चली गई। राजेश ने उसे देखा तो कहा, बॉस लगता है बहू रानी को अब सब कुछ पता चल गया है, मनदीप सर ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। शिव ने जाती हुई शिखा को देखते हुए कहा, सच सुबह की किरणों जैसी होती है राजेश, आज नहीं तो कल अपनी रोशनी बिखेर ही देती है। तभी मोहिनी उनके पास आते हुए बोली, तो आगे क्या करने का सोचा है तुमने? ये लड़की मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकती है, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, कभी इज्जत से बात नहीं करती। राजेश ने उनकी बातों पर घिरे से कहा, हाँ तो इतिहास गवाह है, किसी भी सास को उसकी बहू पसंद नहीं ही होती है। एकदम सही कहा आपने, शिखा ने उनके पास आते हुए कहा। राजेश की बात शिव और मोहिनी ने भी सुनी थी, पर उनके कुछ बोलने से पहले शिखा आ गई थी। शिखा सबके पास आए और मोहिनी को देखते हुए कहा, आप करके बात करती हूँ मैं सासू माँ, मरे हुए होने के बावजूद मैंने कभी आपको डायन, चुड़ैल, भूतनी ऐसे नामों से बुलाया है? कभी नहीं न। मैंने तो तारीफ भी की थी आपकी कि आप बहुत खूबसूरत हो, तभी तो ससुर जी आपके पास आया करते थे। शिव और मोहिनी ने घूरकर उसे देखा। शिखा आज उनसे अलग ही टोन में बात कर रही थी। मोहिनी ने अपनी मुट्ठी कस ली थी, उसकी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था, पर शिव उसे देख कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। शिखा ने शिव के आंखों में देखा तो शिव ने एक बार फिर से अपनी नजरें फेर लेनी चाहिए, पर इस बार शिखा उन्हें रोकते हुए बोली, न इस बार नजरें मत झुकाए, भले आपने काम ही वैसे वाले ही किए कि आप नजरें मिला नहीं सकते, पर आज मुझे देखिए और सुनिए। शिखा ने सीरियस होकर कहा था। शिव ने उसकी बात पर उसकी आंखों में देखा तो शिखा उनकी आंखों में आंखें डाले बोली, शिवम को मैं कुछ नहीं करूंगी, पर अब मुझे मेरा सब कुछ वापस चाहिए। मीरा की शादी में मैं प्रदीप को उस बिल्डिंग से बाहर निकाल लाऊंगी, तब आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम होगा। अगर उन 2 दिनों में आपने उसे नहीं मारा तो मैं अपने तरीके से उसे मार दूंगी, और आप जानते हैं अगर मैंने उसे मारा तो आपका सच सबके सामने आ जाएगा। शायद ये भी बात सामने आ जाएगी कि शिवम छोटी सासू माँ का नहीं, इनका मोहिनी का बेटा है। शिखा ने मोहिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। शिव और मोहिनी दोनों उसे गुस्से से देखने लगे थे। मोहिनी ने उसे डराने के इरादे से कहा, अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो कहीं मैं तुम्हारी जान न ले लूं। उसकी बात सुन शिखा अजीब तरह से मुस्कुराए और बोली, बड़ी सासू माँ आप मेरी जान तब लोगी न तब मुझे छू सकोगी। आप एक आत्मा हो और कोई भी आत्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यकीन नहीं हो तो इनसे पूछ लीजिए। उसने शिव की तरफ इशारा करते हुए कहा। मोहिनी ने उसकी बात पर शिव को देखा तो शिव ने हाँ में सिर हिलाया। मोहिनी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा सच में हो सकता है। कोई भूत प्रेत आत्मा शिखा को छू भी नहीं सकता, पर कैसे और क्यों? ऐसी क्या खास बात है शिखा में जो उसे इन सब से बचा कर रखता है? मोहिनी कुछ कहने को हुई, उससे पहले शिवम की आवाज आई, क्या सच में तुम्हें भूत प्रेत आत्मा छू भी नहीं सकती है? उसकी आवाज सुन तीनों ने पलट कर देखा तो शिवम सीढ़ियों के पास खड़ा दिखाई दिया। शिवम ने आगे कहा, पर तुम ये सब बता किसे रही हो? शिखा ने शिव को देखा तो शिव ने हल्की से हाँ में सिर हिला दिया, जिसका मतलब था कि वो उन 2 दिनों में प्रदीप को मार देंगे। शिखा उनकी हाँ देख मोहिनी और राजेश को एक नज़र देखा, फिर पीछे पलटकर शिवम के पास जाते हुए बोली, मैं कुछ आत्माओं से बातें कर रही थी, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी छिपे मेरी बातें सुन रहे थे क्या तुम? शिवम अब भी उसके पीछे देखने की कोशिश कर रहा था, शायद उसे भी भूत देखने की ख्वाहिश थी। टीयर्स ऑफ जॉय। शिखा ने उसे देखा तो वो उसके बगल में खड़ी होकर शिव की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो देखो वो आत्मा मस्त, हॉट और हैंडसम है न? शिवम ने उसे घूरकर देखते हुए कहा, तुम मुझे चिढ़ा रही हो क्या? मैं भूत नहीं देख सकता तो इसका फायदा उठा रही हो? वो कितना भी अच्छा हो पर मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं ही होगा, उसने खुद की तरफदारी करते हुए कहा। राजेश, मोहिनी और शिव तीनों उसकी बात पर हल्की सी मुस्कुरा दिए। शिखा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हाँ सही कहा, तुमसे अच्छा नहीं है, तुमसे बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तुम तो कहीं से भी अच्छे नहीं हो, कुछ भी करते नहीं हो तुम। उसने लास्ट लाइन धीरे से कहा, जो उसे चिढ़ाने के लिए था, जिसका मतलब समझते हुए शिवम उसे घूरकर देखने लगा। तीनों आत्माओं ने मियाँ बीवी को आपस में उलझे हुए देखा तो वो तीनों ही सिर हिलाकर वहां से गायब हो गए। शिखा ने देखा कि अब वो तीनों वहां नहीं है तो वो भी जाने को हुई, पर शिवम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ?
शिखा ने भी उसी की टोन में कहा, वही जो तुम समझ रहे हो। कहा कुछ करते हो तुम? 2 बार नशे में किया और तीसरी बार सेड्यूस होकर। खुद से कभी कहा कुछ किया है तुमने? अनरोमांटिक आदमी। शिवम ने उसे घूर कर देखा, फिर उसका हाथ छोड़कर दूसरी तरफ देखते हुए बोला, कुछ भी ऐसे ही नहीं किया जाता है, मूड होना चाहिए। और उसकी मूड वाली बात सुन शिखा एकदम से उसके करीब जाकर उसके गले में हाथ डाल मदहोशी भरी आवाज में बोली, तो ऐसे बोलो न हब्बी कि तुम्हारा मूड नहीं बनता है। कोई बात नहीं, तुम्हारी ये खूबसूरत बीवी है न, मैं तुम्हारा मूड बनाती हूँ, चलो कमरे में। शिवम का दिल जोरों से धड़कने लगा था, उसके गाल लाल हो गए थे। उसकी बेशर्म बीवी कुछ ज्यादा ही बोल थी। ओपनली वो सब कुछ करने को बोल रही थी जो अंधेरे में भी कई लड़कियां तो क्या कई लड़के भी नहीं बोल पाते हैं। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। बस फर्क इतना था कि जहां शिखा के आंखों में कुछ करने की तमन्ना थी तो वहीं शिवम अपने सवालों के वजह से कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी दोनों को रोहन की आवाज सुनाई दी। रोहन वहां दोनों को बुलाने आया था, पर उसने दोनों को उस पोजीशन में देखा तो जल्दी से अपने आंखों पर हाथ रख पीछे पलट कर बोला, सॉरी सर। सॉरी मैडम, मैं तो यहाँ आप दोनों को बुलाने आया था। टेबल पर सब आपका वेट कर रहे हैं। उसने जल्दी से अपनी बात खत्म की और उससे भी जल्दी से वहां से नोट 2:11 हो गया। दोनों अब भी उसी पोजीशन में थे। दोनों ने सिर घुमाकर रोहन को देखा और सुना था। उसके जाने के बाद दोनों ने सिर घुमाया और एक दूसरे को देखा। शिखा अब भी उसे उन्हीं इरादों से देख रही थी, जिसे देख शिवम को खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो जल्दी से उससे दूर होकर बोला, चलो खाने चलते हैं, मुझे भूख लगी है। शिखा ने कहा, तो इसका मतलब खाने के बाद हम? उसने शर्माते हुए कहा तो शिवम ने उसे आंखें बड़ी कर हैरानी से देखा, फिर जल्दी से सबके पास चला गया, वरना अब उसे पागल होने से कोई बचा नहीं सकता था। शिखा भी उसे जाता देख अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए सबके पास चली गई। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सबका ध्यान अपने खाने पर था, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। उनमें से एक शिखा थी जो आंखों में शरारत लिए शिवम को देख रही थी और शिवम उसकी नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था। दूसरा इंसान अयान था जो बुरी तरह से मनदीप को घूर रहा था, ऐसे जैसे वो उसके होने वाले ससुर न होकर जानी दुश्मन हो, जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया हो। मीरा ने भी उसे मनदीप को घूरते हुए देखा, पर सबके साथ होने पर उसने कुछ नहीं कहा। शिखा और अयान ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बात की। दोनों ने एक दूसरे को एक खतरनाक डेविल स्माइल दी, फिर नॉर्मल होकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। अयान ने खाते हुए कहा, विधायक जी आज शाम को आपकी मीटिंग है न? आलोक जी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ पर मैं नहीं जाऊंगा, आज हम सब घर पर ही एंजॉय करते हैं, या चलो कहीं घूमकर आते हैं। उनकी बात पर अयान के साथ शिखा ने भी उन्हें घूर कर देखा। शिखा अपने हाथ में पकड़े फॉर्क को घुमाते हुए बोली, आपको इस बार का चुनाव नहीं जीतना है क्या विधायक जी? उसने खींचते हुए आखिरी शब्द कहा, जिसे सुन आलोक जी ने अपनी मुंडी उठाकर उसे देखा। शिखा उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए अपने फॉर्क से धमकाया, जिसे समझते हुए आलोक जी ने जल्दी से कहा, मैं तो भूल ही गया था, आज जाना जरूरी है मेरा, मैं जाऊंगा आज की मीटिंग में। अयान और शिखा उनकी बात सुन बड़ी वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपकाए उन्हें देखा। फिर शिखा मनदीप से बोली, बड़े ससुर जी आज आपका एक सर्जरी है न? मैंने सुना मिस्टर बजाज की सर्जरी आपको ही करनी है। मनदीप ने खाते हुए कहा, हाँ मैं ब्रेकफास्ट करके हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, कल सुबह तक आऊंगा। कल सुबह तक आऊंगा, यही लाइन तो दोनों बेस्टी को सुननी थी। दोनों ने फिर से एक दूसरे को देखा और शैतानी मुस्कान पास की। दोनों को मुस्कुराते हुए शिवम के साथ मनन और रोहन देख रहे थे। शिवम बीच में बैठा था और दोनों उसकी दोनों तरफ बैठे थे। रोहन ने शिवम की तरफ झुकते हुए कहा, सर मैडम और उनका बेस्टी पक्का कोई प्लान बना रहे हैं। मनन भी बोला, हाँ भाई, मुझे भाभी और होने वाले जीजा जी के इरादे ठीक नहीं लगते। शिवम ने दोनों की बात पर कुछ नहीं कहा, पर टेंशन उसे भी कम नहीं हो रही थी, क्योंकि जो भी होता उसके साथ ही होता, इसलिए वो खुद सोच में डूबा था कि पता नहीं उसकी बीवी क्या करने वाली है। थोड़ी देर बाद सब अपना ब्रेकफास्ट कर अपने अपने काम में लग गए। शिवम और रोहन मनन को अपने साथ हॉल में बैठाए उसे भी काम सिखा रहे थे। मनन की शादी के बाद शिवम ने उसे भी बिजनेस ज्वाइन करने को कहा था। मनन का भी ड्रीम शिवम की हेल्प करना ही था, इसलिए वो भी पूरा ध्यान लगाए उनके साथ काम सीख रहा था। सारी लड़कियां एक साथ बैठे गप्पे मार रही थी। अयान भी अपने रूम में था और आरुष कुछ काम से रात को ही चला गया था। शाम हुई तो आलोक जी भी अपने मीटिंग में चले गए। अयान और शिखा ने उनके साथ उस बुढ़े राजेश को भी भेजा था और सुबह से पहले लौटने से मना किया था।
मनदीप भी पहले ही हॉस्पिटल जा चुके थे। अब घर पर सिर्फ सारे यंगस्टर ही बचे थे। कब शाम से रात हुई किसी को पता ही नहीं चला। सबने साथ में डिनर किया और सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। मनन अपने रूम में सोने की तैयारी कर रहा था कि उसके रूम में अयान आया और उसे एक रोमांटिक फिल्म की टिकट देकर बोला, जाओ जाकर छाया के साथ घूम आओ। मनन उत्तराखंड रह चुका था, इसलिए उसे सारी जगह पता थी। अयान जहां जाने बोल रहा था वो स्पेशली कपल के लिए ही थी। मनन ने टिकट ली और छाया को किसी तरह मनाकर उसके साथ फिल्म देखने चला गया। दूसरी तरफ शिखा और रीटा साथ में रोहन के रूम में थी। रोहन उनके सामने सिर झुकाए खड़ा था। शिखा ने रीटा को देखा और उसे शांत रहने का इशारा करते हुए कहा, रोहन, रीटा को फिल्म देखनी है, जाओ इसे लेकर जाओ वरना मैं तुम्हें डब्ल्यू से किडनैप करवा दूंगी, उसने धमकाते हुए कहा। रोहन ने उसकी बात सुन तुरंत उसे घबराते हुए देखा। डब्ल्यू उत्तराखंड का फेमस डॉन था, सब उससे बहुत डरते थे। रोहन जानता था शिखा माफिया क्वीन है, उसके कनेक्शन डब्ल्यू से होंगे ही। वो जल्दी से बोला, मैडम आप उस मोटे को क्यों तकलीफ दे रही हो, मैं लेकर जाता हूं न इसे। रीटा को उसकी हालत पर बहुत हंसी आ रही थी, वो मुंह छिपाए हंस रही थी। शिखा ने सिर हिलाया और कहा, 10 मिनट में नहीं निकले तो 11वें मिनट में डब्ल्यू के पास होगे। शिखा ने कहा और वहां से अपने रूम में चली गई। रीटा पूरी तरह रेडी थी। रोहन ने भी जल्दी से कपड़े बदले और फटाफट उसे लेकर हवेली से निकल गया। अब सिर्फ अयान, मीरा और शिवम शिखा ही हवेली में बचे थे। मीरा अपने कमरे में शॉर्ट पहने सोने जा रही थी कि अयान उसके रूम में आया और उसका हाथ पकड़कर गार्डन के पीछे साइड ले गया। शिवम बालकनी में किसी से कॉल पर बात कर रहा था। जब वो कॉल कटकर रूम में आया तो उसे टेबल पर एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, हवेली से बाहर, गार्डन में जल्दी से आओ, बेवकूफ इंसान। चिट्ठी पढ़ते ही शिवम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाया और गार्डन में चला गया। वो गार्डन में आकर सब तरफ शिखा को ढूंढ रहा था। जब उसे शिखा कहीं नहीं दिखी तो उसे लगा जैसे शिखा ने उससे मजाक किया हो, इसलिए वो अंदर जाने को हुआ कि एक मीठी आवाज सुनकर रुक गया। बालम मोरा आयो रे, प्यार का संदेशा लाया रे। शिवम ने आवाज सुन अपने कदम आवाज के पीछे बढ़ा दिए। वही गार्डन के दूसरे तरफ अयान और मीरा थे। गार्डन बहुत बड़ा था, पीछे तरफ कोई नहीं आता था और रात का वक्त था और न ही घर पर कोई था, तो किसी का आना भी इम्पॉसिबल था, जिसका फायदा अयान उठा रहा था। मीरा ने पिंक टी शर्ट और शॉर्ट पहन रखा था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। अयान ने उसके हाथ को पकड़कर अपने तरफ खींचा और गाया, तालों में नैनीताल, बाकी सब तालियां, तालों में नैनीताल, बाकी सब तालियां, तालों में नैनीताल, बाकी सब तालियां। अयान ने उसे गोल घुमाया और उसके गाल पर किसकर उसके साथ डांस करने लगा। जा मोहब्बत में नाची टाटा ठैया, जा मोहब्बत में नाची टाटा ठैया, तालों में नैनीताल। शिवम जब वापस आया तो उसे उसके पीछे से आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो शिखा वाइट थाई लेंथ स्ट्रैप वाली वन पीस पहने डांस करते दिखी। तालों में नैनीताल, जा मोहब्बत में नाची टाटा ठैया, जा मोहब्बत में नाची टाटा ठैया। शिवम उसे देख शॉक्ड हो गया था। वो एक से बढ़कर एक बम उसके ऊपर गिराया करती थी। शिखा को उन कपड़ों में देख एक बार फिर शिवम अपने होश खोने लगा था, पर कुछ बातों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से पीछे पलटा और जाने लगा। पर शिखा उसे रोकते हुए उसके गले में हाथ डाल उसके सीने पर अपने हाथ घुमाने लगी तो शिवम ने खुद को झुलाया और गाया, रुत पीछे पड़ी है। शिखा ने उसके गाल पर किस किया और गाया, मिलाने की घड़ी है। शिवम ने अपने गाल पर हाथ रख लिया और उसे आंखें बड़ी कर देखा। धड़कन कह रही है। शिखा ने झट से उसके दूसरे गाल पर भी किस कर लिया। बेचैनी बड़ी है। शिवम ने दोनों गालों पर हाथ रख लिए और उसे हैरानी से देखा। चली ठंडी हवाएं हैं। शिखा उसके सामने खड़ी होकर उसे प्यार से देखते हुए गाई, लगे खुशबू के मेले। शिवम ने आसपास देखते हुए कहा, यहाँ कोई नहीं है। तो शिखा उसे गले से लगा कर गाए, मुझे बाहों में ले ले। अयान ने मीरा के गालों से अपने गाल को रब किया और दोनों डांस करने लगे। अरे गालों में गोरी के गाल, बाकी सब गलाइयां। शिखा शिवम से दूर हुई और गोल घूमकर उसके सामने जाकर डांस करने लगी। जा मोहब्बत में नाची टाटा ठैया, जा मोहब्बत में नाची टाटा ठैया। शिवम उसे डांस करते हुए देख रहा था। उसके आंखों में प्यार तो चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। शिखा उसके पास जाकर गाए, नहीं ऐसा दीवाना। शिवम ने उसे उसके हाथ को पकड़ उसे गोल घुमाया और उसे देखते हुए गाया, नहीं ऐसी दीवानी। शिखा उसके साथ नीचे बैठते हुए गाए,
नहीं, ऐसा फसाना हो, शिवम उसके साथ खड़ा होते हुए गाया। नहीं, यही कहानी, शिखा उसके गाल पिंच करते हुए गाए। हो कोई माने न माने कोई। तो शिवम ने भी उसके दोनों गालों को पिंच करते हुए बोला। जाने न जाने, शिखा उससे दूर हुई और गाय दुनिया से क्या डरना। शिवम भी उसे देखते हुए गाया, हम आशिक पुराने। शिखा ने उसके कंधों को पकड़ा और उसके गालों पर अपने गाल टरकाते हुए गाए। चुम्मी में एक चुम्मा, बाकी सब चुमाइयां। शिवम और शिखा दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े हो गए और डांस करने लगे। जा मोहब्बत में नाचे टाटा थैया, जा मोहब्बत में नाचे टाटा थैया। इधर अयान मीरा के साथ डांस कर रहा। मीरा हंसते हुए उसके साथ इन पलों को एंजॉय कर रही थी। अयान ने उसे गोद में उठाया और उसके रूम में ले गया। शिवम ने भी शिखा को गोद में उठा लिया और अपने रूम की तरफ चला गया। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हुए गाते जा रहे थे। तालों में नैनीताल, जा मोहब्बत में नाचे टाटा थैया। बालम मोरा आयो रे, प्यार का संदेशा लाया रे। शिवम ने उसे रूम में आकर नीचे उतारा और उसके कमर से पकड़कर उसे अपने करीब खींच उसके होठों पर झुकने लगा। शिखा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने पहले ही खुद को शिवम को सौंप दिया था। उसके हाथ शिवम के गले में लपटे हुए थे। दोनों के होठों के बीच थोड़ा ही फासला बचा था कि शिवम अचानक से उससे दूर हो गया और जाने को मुड़ गया, पर शिखा ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए। शिवम ने पलटकर उसे देखा। उसके दिल की बात उसके आंखों में शिखा देख पा रही थी। शिवम खुद में ही उलझा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सही है या नहीं, क्योंकि जब उनकी शादी को 6 महीने पूर जाते तब उसे और शिखा को अलग होना होगा। और जब से उसे ये बात पता चली थी कि शिखा के पेरेंट्स को उसके पापा ने मारा था, तब से ही वो शिखा के करीब जाने से कतराने लगा था। उसे 6 महीने बाद की टेंशन थी, पता नहीं जब सबको उसकी शादी का सच पता चलेगा तो क्या होगा। शिखा सब समझ रही। शिवम की खामोशी को भी शिखा अच्छे से सुन पा रही थी। ये प्यार था या नहीं पता नहीं, पर अब दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। शिखा शिवम के पास गई और उसके आंखों में देखते हुए बोली, शिवम, भले आज प्यार और भरोसा न हो हमारे बीच, पर साथ तो है न। कल किसी ने नहीं देखा है, आज हम साथ हैं तो आज को जीते हैं हम। उसने पूछा तो शिवम ने कुछ पल उसके आंखों में देखा, फिर हमें सिर हिलाकर उसकी कमर में हाथ डाल दिए। शिवम ने झटके से उसे खुद के करीब लाया और अपने होंठ उसके होठों से जोड़ दिए। अब तक उसने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू किए रखा था। उसकी चाहत कि वो शिखा को टूटकर प्यार करे, उसके रेड चेरी जैसे होठों को जी भर चूमे, आज वो चाहत शिवम पूरी कर रहा था। शिखा भी उसके किस में उसका साथ दे रही थी। उसके हाथ उसके बालों में घूम रहे थे। शिवम ने उसे खुद से पूरी तरह सटा रखा था। दोनों एक दूसरे को पेशनेटली डिप किस कर रहे थे। एक लॉन्ग डिप सेटिफाई किस करने के बाद दोनों ने एक दूसरे के होठों को छोड़ा। शिवम ने प्यार से उसके फहद पर किस किया, फिर उसके गालों पर किस करते हुए उसके कंधे पर आ गया। शिखा उसकी बाहों में खड़ी आहें भर रही थी। वो आंखें बंद किए शिवम के दिए हर एक एहसास को महसूस कर रही थी। शिवम ने उसे गोद में उठाया और बेड पर लेटाकर अपने टी शर्ट को उतार कर नीचे फर्श पर फेंक दिया। शिखा बेड पर लेटी शिवम के मास्कुरल हॉट बॉडी को देख रही थी। शिवम उसके ऊपर आया और उसे किस करते हुए उसे अपनी आगोश में ले लिया। थोड़ी देर में ही दोनों की भारी सांसें पूरे कमरे में शोर मचाने लगी थी। दोनों एक दूसरे से आज टूटकर प्यार कर रहे थे। शायद ये पहली बार था जब दोनों अपने पूरे होशो हवास में एक दूसरे के साथ पति पत्नी वाला रिश्ता कायम कर रहे थे। आज उनके बीच कुछ अलग से एहसास थे, जो अब तक 3 बार इंटीमेट होने के टाइम से अलग थे। दोनों पहली बार नशे में थे, एक हुए थे जिसके बारे में दोनों को ही बहुत कम चीजें ही याद थी। दूसरी बार शिवम नशे और गुस्से में था। शिखा के लिए वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उसने उस दिन शिवम के गुस्से को सिर्फ बर्दाश्त किया था। तीसरी बार दोनों होश में तो थे, पर उनके बीच प्यार था या नहीं ये कहना मुश्किल है। उस दिन दोनों एक दूसरे को चाहते तो थे, पर उसके बाद दोनों को एक दूसरे के बारे में कई चीजें पता चली थी, जिसके बाद शिवम ने खुद को कंट्रोल कर लिया था और शिखा भी सिर्फ उसे छेड़ा करती थी। उसके बाद दोनों के दिलों में कुछ गिरे सिकवे आ गए थे जो अब मिट चुके थे। आज ये कहना सही होगा कि आज दोनों सही मायनों में एक दूसरे के हो गए थे।